हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं विनय यादव आप सभी का तहे दिल से बहुत जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम 1 नवंबर से क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट को जो हमने बता रखे हैं उनको हम लोग कवर करने वाले बहुत डिटेल तरीके से। तो उसी सीरीज की आपकी ये पहली क्लास 1 नवंबर को हो रही है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स, और फिजिक्स का एक बहुत ही दमदार और बहुत ही यूनिक चैप्टर हम लोगों ने उठाया है जिसका नाम है लाइट, प्रकाश। लेकिन प्रकाश हमारे पास बहुत सारे फिनोमेना हैं यहाँ पे, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, लेंस क्या होता है, मानवनेत्र क्या होता है, इतनी सारी चीजें। तो इन सभी चीजों में हम एक एक चीज को उठाएंगे और खल्लास करेंगे। तो आज की इस प्यारी सी क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि सर क्या सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हाँ भैया, तो इस चैप्टर की जितनी भी सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, यहां पे मैंने मेन टॉपिक लिख रखे हैं। इनके अंदर, इसके मेन टॉपिक के अंदर इसके सब टॉपिक भी हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, दर्पण क्या है, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे क्या होता है, आवर्धन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बच्चों को हमेशा परेशान करता है कि कब प्लस लेंगे सर, कब माइनस लेंगे सर, कौन सी चीज प्लस होती है, कौन सी चीज माइनस होती है। इन सब चीजों के बारे में बात करते हुए लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आएंगे कि दर्पणों का उपयोग क्या होता है। तो सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस प्यारी सी क्लास को हम आप मिलकर के स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज के बच्चों इस प्यारी सी क्लास का, जैसे आपको पता ही है, सबसे पहला टॉपिक ही आता है हमारे पास प्रकाश। कि प्रकाश क्या है। पढ़ना तो प्रकाश के बारे में ही है, पढ़ना प्रकाश के फिनोमेना के बारे में ही है, बट प्रकाश क्या है। तो यहां पे आता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, देखिए यहां पे लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सर कैसे ऊर्जा है, तो जरा इसको हम लोग बात करते हैं। देखो, जैसे कि आपने एक बात ध्यान दिया होगा, अगर मान लीजिए ये आपके पास यहां पर है सोलर पैनल, हाँ यहां पे हमारे पास क्या है, सोलर पैनल, और ये हमारा पास हो गया हमारे सूर्य देवता। अगर सूर्य देवता जी से यहां पर हमारे पास प्रकाश आता है, तो आपको पता है ना, इस सोलर पैनल के द्वारा आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। आपने सुना होगा विद्युत ऊर्जा। तो सर ये तो ऊर्जा है, तो यहां इसका मतलब ये क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। यहां पर ऊर्जा बनी नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है कि ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सर अगर ये हमारे पास एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट एक एनर्जी है, तो सर ये क्या है, यहां पे इसका रूपांतरण हुआ है कि बनाया गया है। तो आपको पहले ही पता है कि बना नहीं सकते, इसका मतलब रूपांतरण हुआ है। तो कहां से हुआ है, यहां से हुआ है। और ये क्या है, तो ये हमारे पास है प्रकाश। तो अगर प्रकाश का रूपांतरण ऊर्जा के रूप में हुआ, तो इसका मतलब प्रकाश भी तो एक प्रकार की ऊर्जा हुई। और यहां पर ये तो लिखा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। फिर क्या कहता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, संवेदित, सेंसिटिव, सुग्राही बनाता है। कैसे, जैसे कि आपको पता है ये हमारी स्किन है, अगर इस स्किन के ऊपर मैं पानी से मालिश करूं तो पानी अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसी स्किन के ऊपर मैं तेल से मालिश करूं तो तेल अंदर चला जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो स्किन है वो तेल के लिए सुग्राही है, पानी के लिए नहीं। उसी तरीके से जो हमारी आंखें हैं वो प्रकाश के लिए सुग्राही हैं और चीजों के लिए नहीं। अच्छा, एक बात और आती है, तीसरी पॉइंट कह रहा है जिसकी सहायता से, एक सेकेंड, ये बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट होता है, कह रहा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की सहायता से हम देखते हैं, प्रकाश को नहीं देखते, प्रकाश की सहायता से देखते हैं। जैसे आप एक रूम में हैं, आप रूम में बंद हैं, और आप जरा सोचिए, अगर आप रूम में बंद, रूम में बिल्कुल अंधेरा हो, कुछ दिखेगा ना, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, जबकि वहां पर सारी चीजें हैं, उस रूम में पंखे लगे हैं, मान लीजिए टीवी लगा है, टेबल लगी है, चेयर लगी है, सोफा लगा, लेकिन कुछ नहीं दिखेगा आपको। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं है। और जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं
तुरंत आपको सब कुछ दिख जाता है। तो क्यों दिख जाता है सब कुछ? क्योंकि वो प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है और फिर हमारी आंखों में आता है। अब कैसे कैसे होने वाली है इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। तो हमने क्या देखा कि प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, याद रखिएगा इस बात को। आगे आते हैं, आगे हमारे पास आता है प्रकाश के गुण। जितना इंपॉर्टेंट प्रकाश की परिभाषा है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रकाश के गुण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है कि प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, आप देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कि जैसे मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये हमारे पास कोई व्यक्ति है। अब यहां पर जो व्यक्ति है, अगर मान लीजिए इधर हमारे पास कोई भी लाइट वाइट है जहां से प्रकाश आ रहा है, तो यहां पर इसका क्या बनेगा आपको पता है ना, यहां पर इसकी बनती है छाया, शैडो बनता है। तो शैडो क्यों बना, यहां पे शैडो क्यों बना? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और जब भाई साहब उसके सामने आ गए तो उनको भेद करके जा ही नहीं पाया, तो पीछे क्या बन जाएगी? परछाई बन जाएगी। इस बात से हमें जो हमारी छाया बनती है वो प्रकाश का कौन सा गुण है? वो प्रकाश का गुण है सीधी सरल रेखा में चलने के लिए। तो अगर आपसे कोई बोले कि छाया क्यों बनती है तो बता देना क्योंकि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है, उसके सामने कुछ आता है तो वो वहां से नहीं जा पाता, तो उसकी छाया बन जाती है। पहला पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट सुनिएगा ध्यान से। यहां पे दो चीजें लिखी हैं। सबसे पहला लिखा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, फिर क्या लिखा है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पे दो पॉइंट को मैंने मर्ज कर दिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं इंपॉर्टेंट बात को। देखो, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपसे पूछा जाएगा प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? सुनिएगा, क्योंकि भैया जी प्रकाश चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। किस रूप में चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW बोलते हैं, EM वेव्स बोलते हैं। अच्छा सर, प्रकाश इसके रूप में चलता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब पता है क्या? जो हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनको चलने के लिए ही माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ याद रखिएगा, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यस भैया, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रकाश किस रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। बच्चों के नहीं समझ में आता कि ये क्या होता है, बच्चों को नहीं समझ में आता ये क्या लिखा है। इसको बना देते, तो इसके ऊपर ऐसे गोला बनाते हैं, है ना, ये एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। सुनिएगा, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है? सुना, आपको पता है जो हमारा प्रकाश होता है वो कुछ ऐसे चलता है, ऐसे। ये हम इसका एक ही कंपोनेंट बना रहे हैं। इसमें हमारे पास जनरली दो होते हैं, ठीक है, एक होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। बट आपको समझाना है मुझे तरंग दैर्घ्य के बारे में, तो मैं यहाँ पे एक ही बनाता हूँ। सुना भैया, ये जो लाइन के ऊपर होता है ये वाला, ये वाले, इनको हम लोग बोलते हैं श्रृंग। इनको क्या बोला जाता है? श्रृंग। तो ये भी श्रृंग हुआ, ये भी श्रृंग हुआ, और जो नीचे होते हैं इनको बोलते हैं गर्त। तो यहाँ पे गर्त हुआ, ये भी गर्त हुआ। अच्छा, इसी प्रकाश गौर में कंटिन्यू करूं तो ऐसे होते जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस श्रृंग और इस श्रृंग, तो जो ऊपर बनते हैं ना इनको सबको श्रृंग ही बोलते हैं। तो जो ऊपर बनता है इसको बोलते हैं श्रृंग और जो नीचे बनता है इसको बोलते हैं गर्त। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो एक श्रृंग यहाँ पे, एक श्रृंग यहाँ पे, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य और इसको लिखा जाता है इससे उल्टा एल। ना उल्टा एल नहीं है, वो लैम्डा है, लैम्डा। हाँ लैम्डा, तो उसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो जो हमारा प्रकाश होता है उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको लैम्डा से लिखते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? दो श्रृंगों के बीच की दूरी को, अभी एक पॉइंट और बताऊंगा, अभी आप लोग बहुत गलती करते हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को या दो गर्तों के भी बीच की दूरी को आप बात कर सकते हैं। इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इनको भी हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो चाहे श्रृंग श्रृंग ले लें, चाहे गर्त गर्त ले लें, उनको हमेशा तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। ओके, दूसरी बात हमारे पास, दो श्रृंगों का मतलब सर मेरा दिल कर रहा है मैं एक बार इसको ले लूं, एक बार इसको ले लूं, सर इनके बीच में गलत हो जाएगा।
तो याद रखना 2 सुरंग होने चाहिए, 2 गर्त होने चाहिए। सर गलत कैसे होगा भैया? गलत इसलिए होगा कि आप बीच में सुरंग को स्किप नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे यहां से आप वहां पे गए तो यहां पे देखो ये वाला सुरंग आपने छोड़ दिया ना, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। तो परिभाषा बनती है कि 2 क्रमागत सुरंगों या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। और आपको पता है बीच की डिस्टेंस मतलब दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और एंगस्ट्रॉम जो है वो भी किसका मात्रक है? दूरी का ही मात्रक है। एंगस्ट्रॉम हमारे पास दूरी का ही मात्रक है। तो एंगस्ट्रॉम और मीटर दोनों दूरी के मात्रक है। सर आपने मीटर क्यों लगाया? क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं, तो छोटे के लिए मीटर का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहां पे लगाते हैं एंगस्ट्रॉम। और एक के ऊपर जब ओ बना दो गोला गोला तो इसको हम एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 घाते -10 मीटर होता है। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। कई बार हमें सवाल में चेंज करना पड़ जाता है। ओके, दूसरा यहां पे लिखा है प्रकाश द्वैत प्रकृति का गुण प्रदर्शित करता है। द्वैत, यस, तो द्वैत के बारे में समझते हैं। द्वैत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डुअल। क्या बोलते हैं? डुअल। जैसे आपने देखा होगा डुअल सिम का फोन आते हैं आजकल, डुअल का मतलब 2 सिम, तो इसका मतलब प्रकाश दोहरा गुण दिखाता है, 2 गुण दिखाता है। तो इसमें हमारे पास एक गुण को तो हम ये बोल देते हैं कि एक गुण कैसा है? कण है, और एक गुण कैसा है? तरंग है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। एक कण के गुण वाला होता है और एक तरंग का गुण वाला होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा प्रकाश होता है वो डुअल नेचर का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है प्रकाश के गुण में अगला पॉइंट, कह रहा प्रकाश में परावर्तन। आगे आ गया परावर्तन, इसको खत्म करूंगा। अपवर्तन, इसको भी खत्म करेंगे। ध्रुवण, इसको नहीं कर पाएंगे। व्यतिकरण, इसको भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों टॉपिक हमारे कहां मिलेंगे? हमारे पास मिलेंगे क्लास 12th में, यूनिट 2, ठीक है, वहां पर बात करेंगे, मतलब 2nd बुक में। और यूनिट नंबर हमारे पास होगी वहां पे 6 के 7 में, ठीक है। तो वहां पर हम इसके बारे में बात करेंगे, ध्रुवण क्या है, व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, तो वहां पर इसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो वहां पे हम बात करेंगे। तो प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन, जैसे परावर्तन होता है ना वैसे ही अपवर्तन हो गया, वैसे ध्रुवण हो गया, वैसे विवर्तन। तो ये सब घटना घटती है प्रकाश में। तो ये बता रहा है कि प्रकाश में ये सब घटनाएं पाई जाती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। फिर देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात हमने लिख दी, क्या? कि प्रकाश स्वयं ना दिखता बाबुआ। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा रखा। क्यों? जबकि वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ये दिखता नहीं है बल्कि वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। अभी अगर इस हमारे स्टूडियो की सारी लाइट को ऑफ कर दिया जाए तो क्या मैं आपको दिखूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर प्रकाश ही नहीं आ रहा है, यहां पर प्रकाश ही नहीं है। और जब प्रकाश नहीं होगा तो आपको कुछ भी दिखता नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद एक और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, इसका तो भैया भर भर के यूज होता है। क्या होता है? कि प्रकाश की चाल, ध्यान देना निर्वात लिखा है, लेकिन जो प्रकाश की चाल होती है वो हम निर्वात में और वायु में लगभग सेम, थोड़ा सा अंतर होता है बट हम उसको सेम मानते हैं। तो निर्वात बोले या वायु बोले तो कितना होता है हमारे पास? निर्वात या वायु में C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸। भाई साहब समझ सकते हो कितनी स्पीड होती है ना, बहुत चिरुआ जाता है। चिरुआ मतलब बहुत तेज जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है प्रकाश स्रोत। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत क्या है? स्रोत जहां से कोई चीज मिलती है उसे बोलते हैं स्रोत। जैसे मैं ज्ञान के लिए आपका स्रोत हूं, फिजिक्स के लिए, क्यों? क्योंकि फिजिक्स ज्ञान आपको मैं दे रहा हूं। तो उसी प्रकार से जहां से प्रकाश आता है उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत। यहां पे लिखा भी है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब प्रकाश स्रोत ही हैं। ओके, अब इनको देखते हैं कि इनके प्रकार कितने होते हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो प्रकाश स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रदीप्त, कई जगहों पे इसको हम लोग बोलते हैं दीप्त, और इसकी इंग्लिश होती है लुमिनस। क्या होती है? लुमिनस होती है। तो इसके बारे में बात करते हैं। लुमिनस, दीप्त, प्रदीप्त। दीप्त या प्रदीप्त दोनों एक ही होता है। कैसे होता है सुनिएगा। स्रोत जहां से प्रकाश निकलता है, तो सर दीप्त क्या होगा? जहां से प्रकाश निकलता है
लेकिन वो प्रकाश उसी का हो, किसी और का प्रकाश ना हो। जैसे बल्ब, तो बल्ब जिसको प्रकाश निकल रहा है वो बल्ब का खुद का प्रकाश है। जैसे कि ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट जो प्रकाश निकल रहा है वो खुद का प्रकाश है। जैसे कि सूरज, तो सूरज से जो प्रकाश निकल रहा है वो खुद का प्रकाश है। ऐसा थोड़ी ना है कि सूरज किसी और की वजह से चमक रहा है ना, बल्ब किसी और की वजह से चमक रहा है ना, या हमारा मोमबत्ती हो गया, दिया, दीपक, ये सब सारी चीजें क्या कहलाएंगी? दीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। यहां पे लिखा भी है जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, स्वयं खुद, किसी की आवश्यकता लेने की आवश्यकता ना है, उनको हम लोग बोलते हैं दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे कि सूर्य हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, दिया हो गया, दीपक हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, जो आता है सब दीप्त कहलाएगा। दीप्त जिसका खुद का प्रकाश हो, दीप्त कहलाता है। अदीप्त आता है हमारे पास, इसको हम लोग, एक शब्द इसका होता है अप्रदीप्त और एक इसका शब्द होता है अदीप्त, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लुमिनस। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस। अच्छा, आपने एक और देखा होगा, हमारे पास एक इन्वर्टर कंपनी है लुमिनस, तो लुमिनस क्यों लिखता है? उसका मतलब ये हुआ कि उसको खुद का प्रकाश है, उसे और किसी से प्रकाश होने की जरूरत तो ना है। यही चीज यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि इसका खुद का प्रकाश होता है, यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता। और क्या, समझो, जैसे मान लो आप किसी रूम में बैठे हैं और उस रूम में एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है, ठीक है, और फिर जब आप ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तो क्या होता है? वो कुर्सी आपको दिखेगी। तो पता है क्या होता है? वहां से सुनना ध्यान से, जैसे कि मान लो आपका ये रूम है, ठीक है, अब इस रूम में मान लीजिए आपके यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ट्यूबलाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप मान लीजिए खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपके घर पे एक कोई भी ऐसा टेबल वोबल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आपकी टेबल हो गई। जैसे ही लाइट को आपने ऑन किया तो वैसी टेबल आपको दिखा। तो क्यों दिखा पता है? क्योंकि यहां से प्रकाश चला और आपकी आंखों तक पहुंचा, यहां पर प्रकाश चला, आपकी आंखों तक पहुंचा। सुनिएगा ध्यान से, तो जो यहां से प्रकाश चल के आपकी आंखों तक पहुंच रहा है ना, इसी को बोलते हैं परावर्तन। अभी डिस्कस करूंगा परावर्तन क्या होता है, लेकिन देखो, आपको ये भी दिख रही है, आपको टेबल भी दिख रहा है, आपको टेबल भी दिख रहा है, आपको वो ट्यूबलाइट भी दिख रही है, तो देखो, तो इसका मतलब ये जो ट्यूबलाइट है तो खुद का प्रकाश है, इसका मतलब ये हुआ दीप्त वस्तु, या जिसे हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। और जो हमारा टेबल है उसका खुद का प्रकाश ना है, वो इसके प्रकाश पड़ा, इसका प्रकाश पड़ा, फिर आपकी आंखों तक आया, इसका प्रकाश नहीं है, इसका मतलब ये कैसा प्रकाश हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगी। ओके, तो वस्तुएं दो प्रकार की, एक दीप्त एक अदीप्त। तो दीप्त वस्तुएं उनको बोलते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है, अदीप्त वस्तु उनको बोलते हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। सिंपल सा। आगे आते हैं, आगे हमारे पास था प्रकाश की किरणें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश किरण क्या होता है सुनिएगा। तो यहां पे लिखा है कि किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में, अब देखो जो जो बातें हमने आपको बताई हैं वो वहां पे एक एक परिभाषा होती थी एक एक शब्द पे, और यहाँ पे देखो उन्हीं चीजों को यूज किया जाता है। तो अगर आप इन चीजों का यूज समझ चुके हैं, इनकी मीनिंग समझ चुके हैं, तो देखो कितना आसान हो जाती है ना। इसलिए बोलता फिजिक्स को रटना नहीं है, फिजिक्स को समझना है। मैं भी चाहूं तो इस क्लास को फटाफट करके परावर्तन शुरू करूं और खत्म करके खत्म, ना ऐसे नहीं करना है। अगर आपने पूरे साल भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, तब भी आपको बहुत मजा आएगा। तो इसलिए इस क्लास को आपको बहुत ध्यान पूर्वक देखना है। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि किसी प्रदीप्त पदार्थ से, मतलब जिसका खुद का प्रकाश हो, प्रदीप्त प्रकाश से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे, मान लीजिए हमारा पास ट्यूबलाइट है, ऐसे बना ट्यूबलाइट की तरह बनाते हैं, अरे हट जाओ भैया, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये क्या है? ट्यूबलाइट है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे ये ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, ऐसे बनाते हैं सिंपल सा, ये हमारी ट्यूबलाइट हो गई। अब इस ट्यूबलाइट से जब प्रकाश निकलेगा तो ऐसे जाता है, प्रकाश ऐसे निकलता है सभी दिशाओं में, ऊपर भी निकलेगा ऐसे 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 ऐसे, सभी दिशाओं में प्रकाश निकलता है। तो जो प्रकाश जिस रेखा पर जा रहा है, जिस रेखा पर प्रकाश चलता है, उसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण बोलते हैं। उसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण बोलते हैं। आजो भैया, प्रकाश की किरण बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर बनाया, आपको दिखाया है। सर एक और आता है,
जिसको हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। हाँ भैया, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहाँ गया हमारा कलर चेंज हो जा? यस, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या होता है? वही जो प्रकाश किरण है उसी को पुंज बोलेंगे? नहीं नहीं, जब बहुत सारा प्रकाश हो जाए, प्रकाश की किरण, तो यहां पर एक होता है तो इसको बोलेंगे प्रकाश की किरण। लेकिन यहां पे कई सारी है ना, किनको क्या बोलेंगे? इनको हम लोग बोलेंगे क्या नाम से? किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? किरण पुंज बोलेंगे। मतलब जब कई सारी प्रकाश मिल जाती हैं, देखो प्रकाश की किरणें कई सारी मिलेंगी तो इनको क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। जैसे आपका टॉर्च, जैसे आपका मान लो टॉर्च है, ठीक है, तो टॉर्च से बहुत सारी रेखाएं निकलती हैं धड़ाधड़, तो इसका मतलब है प्रकाश की किरण तो है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज, या सिंपल सा किरण पुंज बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास आ गया माध्यम। तो जो माध्यम होता है साइंस में, खासकर परावर्तन में, उसको हम लोग तीन टाइप से बात करते हैं। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, और एक होता है पारभासी। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है अनट्रांसपेरेंट, इसको नॉन ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, और एक होता है ट्रांसलूसेंट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पारदर्शी एकदम सिंपल चीज है, जेमा इस पार से उस पार चला जाए, एमू से मुंह निकल जाए, इधर से उधर चला जाए, उसको बोलते हैं पारदर्शी। जैसे कि कांच, जैसे कि कांच, जैसे कि कांच वाला चश्मा। चश्मा कई तरह का आता है, धूप वाला नहीं, जो टेस्टेड होता है, आपने ध्यान दिया होगा, तो उसमें आपको जो व्यक्ति लगाया करता है उसकी आपको आंखें दिखती हैं, तो इसका मतलब जो कांच का चश्मा है वो कैसा हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश क्या हो सकता है? आसानी से पार कर सकता है, उन्हें हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्या नाम से? वो पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल, वहां पर पार कर जाता है, यहां पे ना पार कर पाए, तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर ना जाने देते, जैसे छाया बनी थी, अब मान लो मैं हूं, यहां से प्रकाश निकल रहा है और ये प्रकाश हमारी बॉडी पर पड़ेगा तो पीछे जाएगा? नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक अपारदर्शी हूं। मैं क्या हूं? अपारदर्शी हूं। लेकिन जो मैंने चश्मा लगाया था उसमें प्रकाश आ जा सकता है, इसलिए वो कैसा हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या बोला कि अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट, कुछ भी मतलब कुछ भी, सब क्या कहलाता है? अपारदर्शी माध्यम। अगला आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पारभासी माध्यम, इसकी इंग्लिश होती है ट्रांसलूसेंट होती है। क्या होती है? ट्रांसलूसेंट होती है। तो पारभासी माध्यम का पारभासी, एक हो गया पारदर्शी, एक हो गया अपारदर्शी। तो जो जिसमें मतलब कि पारभासी हुआ माध्यम होगा जिसमें पारदर्शी भी हो और अपारदर्शी भी हो। मतलब सर, मतलब कि भैया कुछ प्रकाश चला भी जाए और कुछ प्रकाश ना जा पाए, कुछ चला जाए कुछ ना जा पाए। देखो यहां पे क्या कह रहा है? वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने अंदर से होकर जाने देते हैं तथा बाकी चीजों को क्या करते हैं? नहीं जाने देते। तो कुछ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो जाएगा तो वो पारदर्शी, जो नहीं गया अपारदर्शी, और जिसमें ये दोनों हो जाए पारभासी माध्यम। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आंख की पलक, ये सब चीजें। जैसे आप आंख बंद करो ना, तो ऐसे जैसे घर में लाइट जलती है तो आपने देखा लाइट जलेगी, तुमको फील हो जाएगा, आंख बंद है बट फिर भी फील होगा कि हाँ लाइट जल गई। क्यों? क्योंकि ये पारभासी माध्यम है, कुछ कुछ प्रकाश हमारी आंखों में पहुंच जाता है, इसलिए होता है। जैसे कि घिसा हुआ कांच, तो कांच को तुम घिस दोगे ना तो तुमको उधर क्या हो रहा है नहीं दिखेगा, बट कुछ हो रहा है ये जरूर दिखेगा, बट क्या हो रहा है ये नहीं दिखेगा। देखो कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं घिसे हुए कांच को पारभासी माध्यम। आइए प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कितनी होती है। तो बता ही रखा है कि तो प्रकाश किरण जैसे व्यवहार करता है और प्रकाश तरंगों जैसा भी व्यवहार करता है। ठीक है, आप जब 12th में आएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये भी प्रकाश का अपने आप में गुण होता है, और इन्हीं चीजों को हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। बहुत लंबी कहानी है, आप समझिए क्लास 12th में लगभग मान के चलो 1.5 से 2 महीना तो मान ही लो, 1 से मान लो 1.5 या 1.5 से मान लो 2 महीना अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। अगर हम बहुत डिटेल वर्जन में जाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, तो समझ लीजिए कम से कम तो 1.5 महीना औसतन लगता है
इन तीनों चीजों को पढ़ने में। तो देखो, जब प्रकाश को हम किरण मानेंगे तो हमें प्रकाश में क्या मिलेगा? प्रतिबिंब मिलेगा। जब प्रकाश को हम तरंग मानेंगे तो प्रकाश में व्यतिकरण, प्रकाश में विवर्तन मिलता है। और जब प्रकाश को कण जैसा व्यवहार करेगा तो प्रकाश में क्या मिलेगा? प्रकाश, विद्युत प्रभाव, फोटोन क्या होते हैं, उनकी ऊर्जा के भाई साहब hc/λ, बहुत लंबी कहानी है ना, तो इतना होता है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सवाल आता है, इसको जरा देख लेते हैं। अब देखो, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸। अरे यार 3 × 10, ये हुआ। हाँ, जब भी आप हाई स्कूल में हैं और आपके यहाँ पे 20 नंबर का आपका ऑप्शन आता है, अगर आपको ये पता है कि ये ऑप्शन सही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगले 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं, तभी सही होगा। नहीं तो बच्चे जल्दबाजी में करके चले जाते हैं और चीजें गड़बड़ा जाती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये तो सही हो गया। हाँ, ये तो हमको भी पता है कि सही है, तो ये मैंने सही कर दिया। लेकिन 3 × 10⁸ सेंटीमीटर/सेकेंड, ना गलत है। किलोमीटर, नहीं 3 इसमें कम होना चाहिए था, गलत है। इनमें से कोई नहीं तो गलत ही है। तो कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फिर से छोटा सा प्रश्न आता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, मतलब प्रकाश कैसे चलता है। तो देखो, प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है, टेढ़ी हुई रेखा में चलता है, किसी भी दिशा में चलता है, इसमें ना प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अच्छा, ये तो सर आपने बताया था कि प्रकाश हर दिशा में चलता है, तो हर दिशा में बाबू चलता है, लेकिन इसमें सोचो कि किसी भी दिशा, मतलब एहू ऐसे ऐसे नहीं जाता है, तो इसलिए गलत है। हमारे पास सही कौन सा होगा? सही होगा सीधी सरल रेखा में गति करता है। ओके, आगे आ जाइए। आगे हमारे पास फिर से एक ऑप्शन आ गया, अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। कह रहा है कि तेल लगा कागज है पन्ना, उस पर आप लोग तेल लगा दो। जब उसमें तेल लगाएंगे तो ये बताइए कि वो क्या हो जाता है? वो पारदर्शी माध्यम बनेगा, अपारदर्शी माध्यम बनेगा, पारभासी माध्यम बनेगा? बताइए। तो ये आपका होमवर्क है, बट बताता हूं, पारदर्शी, अपारदर्शी, ना पारभासी माध्यम बनेगा ना। देखो, आ जाओ फटाक से, कोई ना दिक्कत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? तेल लगा हुआ कागज। तो जो तेल लगा हुआ कागज होता है वो पारभासी माध्यम होता है। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे आइए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, इस चैप्टर का जो नाम है, अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। अगर मैं आपसे बहुत सिंपल वे में बात करूं, बहुत आसान तरीके से बात करूं, तो मैं आपको समझाऊं प्रकाश का परावर्तन। देखो, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। तो लौटेंगे कब? कहीं ना कहीं से तो आप लौटेंगे। अरे भैया, जहीं कहीं जाओगे तो वहां से जब लौटोगे तभी तो उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित हुआ, वापस आया। यहाँ पर भी होता है। अब जरा बात को समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक पेड़ है, ठीक है? यस सर, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक ट्री बना दिया, पेड़ बना दिया। ये इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे एक पेड़ हो गया। अच्छा, और यहाँ पे आपके यहाँ पे कौन है? ये हैं हमारे सर सूरज देवता जी, ठीक है? तो ये हमारे पास सूरज देवता है, जिनसे आपको पता है क्या निकलती है? प्रकाश किरणें निकलती हैं, ठीक है? और यहाँ पे हैं बहुत प्यारे से, एकदम क्यूट से आप सभी बच्चे। सर इतना बेकार डायग्राम, अरे समझे भाई, हाँ एकदम धांसू लग रहे हो तुम लोग। तो ये हमारे पास ऐसे, ठीक है? तो ये आप लोग हो गए। अब सुनना ध्यान से, यहां से जो प्रकाश किरणें हैं ये ऐसे इस पर पड़ी, फिर ऐसे करके इस पर पड़ी, फिर यहां से निकल करके यहां पे, फिर यहां से निकल करके यहां पे। तो इसका मतलब प्रकाश यहां से निकला, पेड़ पर पड़ा, और पेड़ पर पड़ने के बाद आपकी आंखों में आया। तो यहां पर जो ये प्रकाश गया आया, इसी को तो बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश कहीं से चले और कहीं पर टकराए, और टकरा के वापस हमारी आंखों तक आए, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। या प्रकाश कहीं टकरा के निकल जाए तभी परावर्तन हुआ है, जरूरी कि हमारी आंखों में आए तभी परावर्तन होगा। टकरा के जा रहा है तभी क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। तो इसको हम लोग जरा ध्यान से समझने वाले बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है तुम लोग को थोड़ा सा आवाज आ रही हो धड़ाम धड़ूम की, तो आपको पता होना चाहिए आज है डिठवन,
एक छोटा सा त्यौहार होता है, दीपावली कुछ दिन बाद होता है। तो जैसे दीपावली में हम लोग पटाखे फोड़ते हैं ना, तो उसी प्रकार से डिठवन में भी पटाखे फोड़ते हैं, है ना। उसमें दलिद्र भगाते हैं। तो दलिद्र भगाने के लिए सूप होता है, सूप जानते हैं, इससे हम लोग चावल वावल साफ करते हैं। सूप को गन्ना से लेकर के इतना बड़ा सा धाड़ 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 सुबह सुबह पीटा जाएगा, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस होता है हम लोगों में, तो कई लोग जानते भी होंगे। तो जो आपको आवाज़ें आ रही है ना, ऐसा ना सोचे कि सर पाकिस्तान से क्लास ले रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं इंडिया से क्लास ले रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से क्लास ले रहा हूँ, बशर्ते क्या है आपको पता है ना। चलिए तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा क्या, जरा इसको हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर लिखा, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और प्रकाश किसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलीदार तल पर टकराता है, जब प्रकाश यहां से आया, टकराया, टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो इसे बोल देंगे परावर्तन। क्या बोलेंगे, परावर्तन। देखो सबसे पहला यहां पे हमारे पास हमने एक लाइन खींची और इस लाइन पर मैं ऐसे 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 क्या कर देता हूं, पॉलिश कर देता हूं। तो इसको बोलते हैं दर्पण। सबसे पहले हमारे पास क्या था, कांच था, उसमें मैंने नीचे ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश। क्या बोलते हैं, पॉलिश बोलते हैं। कई जगहों पर इसको हम लोग बोलते हैं कलई, तो इसको हम पॉलिश बोलते हैं, कलई बोलते हैं। यह एक लेप होता है, किसका लेप होता है, ये लेप होता है भैया जी रेड ऑक्साइड का। किसका लेप होता है, रेड ऑक्साइड का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इस पर लेप कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो जिसके ऊपर वाला तल है, ये वाला जो तल है, इस तल को हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं, परावर्तक तल, या कई जगहों पर परावर्तक पृष्ठ भी लिखा होता है, वही बात हुई। अब देखो ध्यान समझना, कह रहा है प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर हम आपको समझाते हैं बना करके, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे मान लीजिए हमारे पास प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक है, प्रकाश किरणें हमारे पास ऐसे आई, प्रकाश किरणें हमारे पास ऐसे आई। तो ऐसे बहुत सारी प्रकाश किरणें आती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक को बनाकर समझेंगे। तो इस पॉइंट पर आई और टकरा करके ये ऐसे निकल गई, ठीक है, ये ऐसे क्या हो गई, इसी माध्यम में निकल गई। अब देखो ध्यान से, प्रकाश किरण यहाँ पे ये ऐसे आई, इस वाले बिंदु पर टकराई और टकरा करके ऐसे निकल गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया। क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो अगर कोई बोले प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब किसी पॉलिशदार या चिकने या पारदर्शी तल पे टकराता है, मतलब जहां पर परावर्तक पृष्ठ हो, टकराता है, टकराने के बाद उसी माध्यम में प्रकाश वापस लौट जाता है। और प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले क्या है परावर्तन, तो आप बोलना कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलीदार तल पे टकराएगा तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। और अगर उसी माध्यम प्रकाश लौट जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो और भी रेस बना सकते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है। ये ऐसे हमारे पास किरणें आई, फिर यहां से किरणें ऐसे निकल गई, ठीक है, यहां पर हमारे पास और किरणें आई और यहां से हमारे पास किरणें ऐसे निकल गई, हमारे पास और किरणें आई और ये किरणें ऐसे निकल गई। तो ये कुल मिलाकर जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बनाई हैं, ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर बोलो बोलो बोलो, क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है प्रकाश का परावर्तन। तो ये क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। ये इस वाले पॉइंट पर टकराई, ये इस वाले पॉइंट पर टकराई और ये इस वाले पॉइंट पर टकराई। तो जब भी अगर आपसे कोई परावर्तन पूछेगा तो आपको ये परिभाषा बोलनी है और ऐसे दो चार लाइनें खींच करके छुट्टी ले लेना है। और कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है प्रकाश का परावर्तन का नियम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है, तो इस पे आप लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन तो हमने समझ लिया, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, इनको समझते हैं। तो कह रहा है कि पहली बात तो आप याद रखिए कि परावर्तन के नियम दो हैं हमारे पास। प्रकाश का टकरा के जब जाता है ना, उसमें दो नियम लगते हैं। कौन कौन सा, पहला नियम, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम नियम। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, तो इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं प्रथम नियम। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तो तीन चीजें हो गई। आपतित किरण एक, परावर्तित किरण दो और अभिलंब तीन, तो तीन चीजें। और ये सब कहां होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। इसको जरा समझना,
अच्छे से, बहुत बढ़िया समझना। यहां पर हमने बनाया, यहां पर ये लाइन बनाई, ठीक है। अब इस लाइन पर हमने एक क्या करो, अच्छा एक मिनट, ये लाइन नहीं है, ये हमारे पास क्या था, कांच था, और जब तक आप इस कांच पर पॉलिश नहीं करेंगे तब तक प्रकाश परावर्तित नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। तो पॉलिश के लिए हम लोग ऐसे 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 बनाते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या हो गई, पॉलिश हो गई। अब यहां पर हम लोग प्रकाश को भेजेंगे। तो ये मैंने ऐसे प्रकाश को भेजा, प्रकाश टकराया और टकरा करके ऐसे चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। यहां पर प्रकाश आया, प्रकाश यहां पे क्या हुआ, टकराया और टकरा के ऐसे जाएगा। तो अब सुनना ध्यान से, ये प्रकाश आया, तो जो प्रकाश आता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। यस, तो जो प्रकाश आता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश टकरा करके जाता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो ये हमारे पास हो गया आपतित किरण, ये हमारे पास परावर्तित किरण। और भैया प्रकाश जहां पर टकराता है, याद रखना, एक बिंदु पर मैंने एक किरण बनाया है ना, तो किसी बिंदु पर होगा, उस बिंदु का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस बिंदु का नाम हमारे पास क्या होता है, आपतन बिंदु। तो इस वाले बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, इंसिडेंस पॉइंट बोलते हैं, आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहां पे एक चीज और मिस है, यहां पे क्या बोला, आपतित किरण ये हो गई, परावर्तित किरण ये हो गई हमारे पास। आपतन बिंदु पर क्या डालना है, अभिलंब डालना है। अभिलंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, और वो कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। इसका मतलब कि यहां पर हमें एक रेखा और खींचनी पड़ेगी जो कि इस डिजाइन की होगी। जरा देखिए आप लोग, ऐसे ये इसका अभिलंब है भैया, ये इसका क्या है, हमारे पास अभिलंब है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। थोड़ा सा तिरछा, इसको सीधा कर दो, ऐसे आ जाओ भैया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा धरा जाइए आप, ये तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, और इसी का नाम हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी का नाम हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, पर इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ओके, अब सुनना ध्यान से, ये हमारे पास हो गया परावर्तन। ये मैंने यहाँ पे इसका बढ़िया डायग्राम लगा रखा है, एकदम सेम चीजें वही बनी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपतित किरण होती है और जो अभिलंब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बनता है ये वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोण आई। आई का मतलब आपतन कोण, और यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बनता है, इसको बोलते हैं कोण आर। आर का मतलब परावर्तन कोण। तो ये हमारा आपतन कोण और ये हमारा परावर्तन कोण। तो ये हमारा पहला डायग्राम होगा। तो जब आप पहला परावर्तन का नियम बताएंगे तो आपको ये डायग्राम, ये अगर देखा जाए तो इस डायग्राम को आपको यूज करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आता है परावर्तन के नियम में इसका द्वितीय नियम भी आता है, ये वाला पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सवाल भी खूब बनते हैं। कह रहा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला एंगल बनता है आपतन कोण, और इधर जो बनता है हमारे पास परावर्तन कोण, मतलब एंगल आई, और ये बना एंगल आर। ब्लैक से लिखो ज्यादा अच्छे दिखेगा। हमारे पास यहाँ पर बनेगा एंगल आई और यहाँ पर बनेगा एंगल आर, और कोण आई, इधर व्हाइट लिखना पड़ेगा, हाँ। तो यहां पे हमारे पास आएगा एंगल आई इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल आर। आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण। अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं तो ऐसे, कैसे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है परावर्तन के नियम में एक बात और है, आपको पता, अभी हम लोग दर्पण पढ़ेंगे, और दर्पण में हमारे पास कई प्रकार के दर्पण होते हैं। गोली दर्पण, उत्तल दर्पण में मतलब गोली में उत्तल हुआ, अवतल हुआ, समतल हुआ, या मान लो जरूरी तो नहीं कि सब कुछ एक ही तरह हो, अलग अलग डिजाइन में हो। तो सर जो परावर्तन का नियम है, सर जितनी भी चीजें दिखी वो सब क्या है, परावर्तन हो रहा है। कुछ भी दिखा परावर्तन हो रहा है। तो सर जो परावर्तन हो रहा है, ये जो आपने परावर्तन का नियम पढ़ाया है, क्या ये हर जगह अप्लाई होगा कि सिर्फ इसी जो आपने सर यहाँ पे समतल दर्पण बनाया हुआ है, ये समतल दर्पण है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ समतल दर्पण पर अप्लाई होता है? तो याद रखना मुन्ना, ऐसा नहीं है। जो हमारा परावर्तन का नियम होता है वो हर प्रकार की सतह, चाहे
समतल सतह हो, चाहे गोली सतह हो, चाहे खुरदरी सतह हो, चाहे स्मूथ सतह हो, मतलब कि एकदम चिकना सतह हो, या चाहे कैसा भी कुछ भी हो, हमेशा सतह व दर्पण के लिए सत्य होता है। तो कोई भी सतह होगी सभी के लिए परावर्तन का नियम लागू होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। अब आगे हमको पढ़ना है प्रतिबिंब का बारे में, ठीक है। तो प्रतिबिंब को तो हम बाद में पढ़ाएंगे, सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं दर्पण के बारे में, ठीक है। आ जाइए यहां पे हमारे पास, कहां गया जी, ठीक है। चलिए ये रहा दर्पण। तो दर्पण के बारे में सबसे पहले पढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्लाइड आगे होगी तो ताकि आपको आसान लगे। दर्पण क्या होता है सुनिएगा। तो एक बात, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये हमने क्या बनाया, ये कांच की प्लेट है, ये हमारे पास कांच की प्लेट है, और अगर आप इस कांच की प्लेट पर, चलो पहले से फिर समझते हैं। मैंने यहाँ पर कांच की प्लेट बनाई, एक मिनट सीधी लाइन बनाते हैं बिल्कुल। तो ये हमारे पास एक लाइन हो गई, और ये हमारे पास जो लाइन है ये क्या है, कांच की प्लेट है। कांच जानते हैं ना आप लोग, हाँ कांच की सतह है। अब कांच में आप इस पार से उस पार देख सकते हैं, जब आप इस पार से उस पार देख सकते हैं तो पारदर्शी हो जाएगा, और पारदर्शी में परावर्तन तो होता नहीं अच्छे से, तो हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर पॉलिश करेंगे, ऐसे 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 करके हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलिश कर दिया। अब सुनना, अब ये हुआ जो बना हुआ, अब जो हमको मिला ये क्या नाम से, कांच की प्लेट नहीं है, कांच की सतह नहीं है, अब इसको दर्पण बोलेंगे। तो देखो परिभाषा क्या होती है कि जब किसी कांच की एक सतह पर, तो हमारे पास कांच था, उसकी किसी भी एक सतह पर, दाएं बाएं लेकिन एक पर ही करना, दोनों पे नहीं, तो एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाए, एक सतह पर क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर देता है, तो उसकी जो दूसरी सतह होती भैया जी वो परावर्तक सतह बन जाती है। तो उसकी एक सतह पर पॉलिश करेंगे तो दूसरी सतह क्या बन जाती है, परावर्तक सतह बन जाती है। इस प्रकार प्राप्त वस्तु को ही क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। आगे आते हैं दर्पण के प्रकार। तो दर्पण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो एक हमारे पास कौन सा दर्पण होता है, एक हमारे पास होता है समतल दर्पण, और एक कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। अच्छा एक बात और बताऊं, जब भी मैंने बच्चों को पढ़ाया ऑफलाइन में और मैंने पूछा कि दर्पण कितने प्रकार के, तो मैक्सिमम टाइम, इतने 3 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैंने मैक्सिमम टाइम पर देखा है कि पहली बार में बच्चा एक ही जवाब देता है कि सर दर्पण दो प्रकार की, तो सही बात है, लेकिन कौन कौन से, बोलता है उत्तल और अवतल। गलत, उत्तल अवतल नहीं होता, एक होता है समतल, एक होता है गोलीय, एक होता है समतल। तो समतल का मतलब जिसकी सतह समतल हो। अगर हमसे कोई बोले समतल दर्पण क्या है, तो जिसकी सतह समतल हो उसे समतल दर्पण बोलेंगे, और जिसकी सतह गोली हो उसे क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। जैसे ये गोलीय दर्पण, इसमें हम लोग ऐसे ऐसे पॉलिश कर देंगे तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। अच्छा, जो गोलीय दर्पण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, याद रखना। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। यस भैया, क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते। तो एक हमारे पास होता है कॉनकेव मिरर और एक हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अच्छा एक बात और, इस बात को समझते हैं, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। जरा यहां पे आइए, यहां पर बनना था बट मैं यहीं पर बताता हूं आपको, ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। सुना, तो जैसे कि हमारे पास ये गोला है, ठीक है, और इस गोले को मैं बीच से काट डाला, ऐसे ऐसे करके जो काट दिया ना, और फिर मैं इस पे क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं। पॉलिश कहां करना है, दाईं तरफ। अगर मान लीजिए मैं यहां पे पॉलिश कर दूं ऐसे, ये इस तरीके से, ठीक है, ये एक दर्पण बनेगा। यहां पर पॉलिश करेंगे तो ये हमारे पास एक दर्पण बनेगा। अब देखो यहां पर ये वाला तल क्या बन जाएगा, परावर्तक। ये वाला तल पॉलिश वाला, इसका अंदर वाला तल कैसा बनेगा, परावर्तक, उधर वाला पॉलिश वाला। तो इसका नाम होता है हमारे पास अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और ये वाला हमारे पास कौन सा दर्पण है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो एक हमारे पास होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो अवतल कौन सा होता है सर, जरा समझो, जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ हो उसे बोलते हैं अवतल। और जिसका परावर्तक तल उभरा, तो ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल,
उसे उभरा, उसे उत्तल, तो जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। यहां पर ही बातें लिखी गई हैं, इनको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ओके, तो हमारे पास आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दर्पण संबंधी परिभाषाएं बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहां पर चले जाते हैं। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रतिबिंब के कि प्रतिबिंब क्या होता है। सुनना तो प्रतिबिंब के बारे में, तो भैया जी देखो, जो प्रकाश किरणें होती हैं जब कहीं से चलती हैं तो दो बार हो सकता है, या तो मिले या तो ना मिले, तो वहां पर जब परावर्तन होता है तो प्रतिबिंब को मिलता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किरणें वास्तव में मिले, जब किरणें, हाँ अगर हमसे कोई बोले वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है तो आप बता देना, जब किरणें वास्तव मिले। तो वास्तविक का मतलब क्या होता है, जब किरणें वास्तव में मिले, जब किरणें वास्तव में मिले तो उनको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जब किरणें कौन सी किरणें, प्रकाश किरणें, जब किरणें क्या हो, मिलती हुई प्रतीत हो तो उनको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अगर वास्तव मिल जाए तो वास्तविक, मिलती हुई प्रतीत हो तो आभासी, जहां पे डैश डैश करके बनाएंगे वो आभासी होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद का मतलब ही क्या होता है भैया जी, प्रतिच्छेद का मतलब होता है मेरे साथी मिलना, या इसी को हम लोग बोलते हैं अन्य शब्दों में कटान या काटना, है ना। तो जैसे कि जब प्रतिच्छेदित करती है मतलब काटती हैं, तो उनको काटना हो गया। फिर कह रहा है इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात कर देते हैं इसके। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास आभासी प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अभी आप डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा, उल्टा। और आभासी कैसा बनेगा, अभी आप बता दीजिए। आगे हमारे पास आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। कह रहा है कि यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं, अनुभव होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। बिल्डिंग लोग तोड़ेंगे क्या, हमको लग रहा है। तो अगर हमसे कोई बोले कि जब यह कब बनता है, जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसको हम कैसा प्रतिबिंब बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ना 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 ना, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, यह हमेशा सीधा बनता है, सीधा। याद रखना, जब जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तब तब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, या जब जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तब तब वो कैसा होगा, आभासी होगा। और जब जब वो उल्टा बनेगा तब तक वो वास्तविक होगा, या जब जब वास्तविक बनेगा तब तब उल्टा बनेगा। सारी चीजें आपस में सही होती हैं। आगे आते हैं, हमारे पास समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसकी कुछ बातें हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा डायरेक्ट बता दूं, नहीं तो बता दें आगे। समतल दर्पण प्राप्त प्रतिबिंब, हाँ लिखा है, बाकी मैं यहाँ बताता हूँ। सुना, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और मैंने इस ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश किरणों को निकाला। ठीक है, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको कम से कम कितनी रेज निकालनी पड़ेंगी, दो। तो दो निकाला, तो एक तो मैंने इस पे डाल दिया, ये जो अभिलंब है, अगर ये अभिलंब पे जाएगा तो अपने ही मार्ग पे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। और एक जितने एंगल पे जाता है उतने ही कोण पर क्या हो जाएगा, परावर्तन। देखो यहाँ पे ये आई बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, आर बनेगा। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण हमेशा बराबर होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सदैव बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर इनको मैं डैश डैश करके बढ़ाऊं, इनको मैं डैश डैश करके बढ़ाऊं, तो यहां पर मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर जबरदस्ती मैंने मिलाया है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। और देखो आभासी तो कैसा है, सीधा है। तीन बात तो मैंने बोला यहाँ पे आपको, यहाँ पे कुछ बातें हैं। पहली बात, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा 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 समतल दर्पण में प्रतिबिंब ऐसा बनता है आभासी। आभासी तो सीधा बनेगा, यस। तो आभासी बनता तो क्या बनता है, सीधा ही बनता है। फिर कह रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है।
अगर 5 मीटर लंबी वस्तु है तो 5 मीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा, 10 मीटर या 2 मीटर नहीं हो जाएगा, जितनी लंबी वस्तु उतना लंबा प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण से दूर होती है। जरा देखो यहाँ पे, देखो अगर ये वस्तु यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पर है तो यहाँ पर भी इतनी डिस्टेंस पर है। अब आप लोग क्लास 10th में हो इसलिए नहीं तो आप देखें ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं जो कि समरूप है और इनके बराबर दिखाएंगे तो चीजें बराबर आएंगी। तो मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर। तो दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो ये हमारे पास हो गया समतल दर्पण की कुछ बातें हैं, इसको आपको याद रखना है। क्या समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की हाइट है वो वस्तु की हाइट क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक वस्तु है और इस वस्तु की लंबाई कितनी है 2 मीटर, तो यहाँ पे जो हम दर्पण लेने वाले हैं उस दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए 1 मीटर। तो वस्तु की लंबाई क्या होनी चाहिए, हमेशा आधी होनी चाहिए। ओके, फिर मैंने क्या बताया, समतल दर्पण की फोकस दूरी कई बार एग्जाम में आ चुका, वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, अनंत, बहुत दूर तक होती है। तो ये भी हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे आते हैं, पार्श्व उत्क्रमण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना वो पार्श्व उल्टा बनता है। हाँ, कैसे, पार्श्व उल्टा बनता है। ये क्या होता है, इसका मतलब बायां हाथ दाएं तरफ चला गया, दायां हाथ बाईं तरफ आ गया। तो ये तो लिखा है कि पार्श्व उत्क्रमण, जैसे आप शीशा के सामने खड़े हो गए दर्पण के सामने, अब जब शीशे के सामने आप खड़े होते हो तो क्या होता है, आप अपना दायां हाथ उठाओगे तो उसमें कौन सा उठता है, सर उसका भी दायां उठता है ना, उस पर जरा घूमोगे तो उसका उधर देखो बायां हो जाएगा। तो इसी को तो बोलते हैं पार्श्व उल्टा। इसका मतलब आपका दायां उसका बायां, आपका बायां उसका दायां, दायां बायां बायां दायां, इसको बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है कुछ बातें, इसको जरा नोट कर लेते हैं फटाफट, ये तो क्या ही है फालतू का। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं, 5। अरे बहुत मार मारूंगा, 2 नियम हैं। कितने नियम है, 2 नियम। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास कोई और सवाल नहीं, कोई और सवाल नहीं। दर्पण हमने पढ़ाई दिया, दर्पण में ये, अच्छा ये हमारे पास दर्पण है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा दर्पण है, इस पे हम पॉलिश कर दें ऐसे ऐसे, जरा बताइए कौन सा दर्पण है। तो ये हमारे पास भैया जी है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण। ये हमारे पास कौन सा दर्पण है, ये वाला हमारे पास है गोलीय दर्पण। अरे वाह, कितना समझदार हैं आप लोग। अरे गधाहू, गोली में भी तो दोनों दर्पण होते हैं, उनमें से कौन सा है, तो सर ये वाला कौन सा है, अवतल। कौन दर्पण है, अवतल। क्यों, क्योंकि इसका तल दबा हुआ है, परावर्तक तल दबा हुआ है। अगर परावर्तक तल दबा हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे अवतल। क्या बोलेंगे, अवतल। और उस पर कोई उभतल मतलब उभरा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तल। देखो इसका परावर्तक तल, हाँ याद रखना इस बात को, परावर्तक तल, अगर इसका परावर्तक तल कैसा हो, उभरा हो, परावर्तक तल कैसा हो, उभरा हो। यहां पे जरा जाइए, यहां पर इसके परावर्तक तल के बारे में बात करते हैं हम लोग। ओके भाइयों बहनों, तो ये हो गया हमारे पास परावर्तक तल, और इसका परावर्तक तल कैसा है भैया, दबा हुआ है। तो अगर परावर्तक तल दबा हुआ है, धंसा हुआ है, धंसा हुआ है, अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। और अगर उभरा हुआ है तो ऊ से उभरा और ऊ से हमारे पास होता है उत्तल। ऊ से उभरा, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल। तो जिसका तल उभरा हुआ हो, कौन सा तल, परावर्तक तल, ठीक है। जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। और जिसका ना उभरा हो, ना धंसा हो, ना कुछ हो, समतल दर्पण। ये मुन्ना बड़ा प्यारा है, मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा, हाँ तो ये वाला। तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, इसको नीचे ऊपर नीचे खिसकाओगे तो आप देख सकते हो ये हमारे पास एक समतल दर्पण बना है। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास ये हमने कवर कर लिया है। उसके बाद ये भी दर्पण के प्रकार, परिभाषा वाला पार्ट भी हमने कवर कर लिया। अब आगे आते हैं दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। इस पे हमने सारी परिभाषाएं यहाँ पे हमने लिख रखी हैं, लेकिन मैं आपको एक में ही सब बढ़िया से बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। देखो भैया जी, चाहे मैं उत्तल दर्पण ले लूं और चाहे मैं अवतल दर्पण ले लूं, ठीक है, सब में सेम होता है। तो ये हमारे पास कौन सा दर्पण है, पहले तो आप हमें ये बताइए। ये हमारे पास है
कौन सा दर्पण? ये हमारे पास है अवतल दर्पण। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इस बात को हम लोग यहीं पर समझ लें तो ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? चलो देखते हैं इसको। आ जाओ भैया जी आप यहाँ पे। अच्छा ये पूरा होगा। कॉपी टू कैंसिल करो, इसको हटाओ, वहीं पर समझते हैं। ठीक है, आज ये तो ये हमारे पास यहाँ पर हम एक दर्पण बनाते हैं। फटाक से पहले आ जाओ भैया, हटो यार, अभी आप सिलेक्ट ही हो क्या? हटो। देखो ये हमारे पास एक दर्पण बनेगा। अभी दर्पण नहीं है ये भैया, जब इस पे ऊपर क्या करेंगे? पॉलिश। तो ये हो गया पॉलिश। ये हमारे पास एक दर्पण है, तो इसके ऊपर भी हम इसे क्या करेंगे? पॉलिश। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉलिश जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास बनेगा, सुनना, एकदम बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में, ये इसके बीचों बीच में और ये भी इसके बीचों बीच में। तो दर्पण के जो बीचों बीच में पॉइंट होता है, बीचों बीच ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण का परावर्तक तल ये है, दर्पण का परावर्तक तल ये है, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसको P से लिखा जाता है। किस लिखा जाता है? P से लिखा जाता है। और देखो इस वाले पॉइंट को M1, इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? M2। तो M1 से लेके M2 तक, मतलब कि ये वाला पॉइंट पूरा, ये कहलाता है दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक, अपार्चर इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले दर्पण का द्वारक क्या है, तो दर्पण का द्वारक उसे हम बोलते हैं जहां पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित हो जाए। जैसे यहां से लेकर के अगर यहां तक कहीं पर ही प्रकाश पड़ेगा तो परावर्तित हो जाएगा ना। तो यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? द्वारक। यहां पर आ जाइए, तो यहां पर ये वाला पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? इसका हमारे पास कहलाएगा द्वारक कहलाएगा। ओके, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं M1, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं M2। अच्छा एक बात और, अगर आप दिमाग लगाएं तो कहीं ना कहीं यार ऐसे गोल मटोल बना हुआ है ये, और ये भी ऐसे गोल मटोल ऐसे ऐसे करके ये। ठीक है, अगले पर चल के समझा देते हैं इसको आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं कोई गोला वोला। ठीक है, वृत्त ले लें, ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक वृत्त ले लूं, वृत्त, मैं आप सभी को साक्षी मानते हुए आपके सामने एक वृत्त ले रहा हूं, कृपया समझने का प्रयास करेंगे। ओके, और इसको क्या करें? इसको थोड़ा कर देते हैं ब्लैक। आज ये फटाक से भैया जी आप यहाँ पे इसको कर दें ब्लैक, तो हमारे पास बन जाएगा दर्पण, है ना? यस, बड़े सिंपल लैंग्वेज बन जाएगा। थोड़ा मोटा करते हैं, फटाक से हो जाए। आ जाओ, ये गया, ये ऐसे। तो आप जरा बताइए, ये हमारे पास क्या मिला हमको? ये हमारे पास हमको मिला दर्पण। ठीक है, एक यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारे पास आपको पता है 2 दर्पण होते हैं, और दोनों दर्पण बनाने के लिए आपको उनके दोनों को बनाना पड़ेगा, दर्पणों को। यहाँ पर फिर से मैं इसको कालुआ कर देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो अब की बार मैं इस वाले पार्ट को काला कर रहा हूँ ऐसे करके। ठीक, आ जाओ भैया, काले हो जाओ फटाफट। ये ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट आ गया। अब देखो ध्यान से, इस पे हम लोग करते हैं पॉलिश। ठीक है, जब इस पे आप पॉलिश करेंगे तो देखो ध्यान से क्या होता है। ऐसे 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 कैसे ऐसे कैसे ऐसे, फिर यहाँ पर आप पॉलिश करेंगे तो ऐसे 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 ऐसे। आपने एक चीज नोटिस किया कि अभी तक मैं एक गोला था, और अगर ये गोला होगा तो यहाँ पर इसका कोई ना कोई क्या होगा? केंद्र होगा। और ये इसका हमारे पास क्या है? पोल है। ये इसका हमारे पास क्या है? पोल है। ये इसका हमारे पास क्या है? केंद्र है। तो इसके केंद्र से पोल तक की डिस्टेंस, इसके केंद्र से पोल तक की डिस्टेंस, अब बात समझे ना। तो ये जो इसका सेंटर है ना, सेंटर केंद्र, इसी केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसी केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। कैसे? अब सुनना, तो आपको पता ना, ये दर्पण किसी दर्पण का भाग था, तो ये जो केंद्र है वो उसी दर्पण का तो केंद्र है। तो उस गोले का केंद्र, जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। यही बात यहाँ पे लिखी है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, जहां से मैंने इसको भी काटा था, एक गोले का भाग है, और इस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसे अक्षर C से लिखा जाता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये C इसका वक्रता केंद्र है। अब सुनना, इसके वक्रता केंद्र से ध्रुव, इसका ध्रुव है ना, यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इसकी त्रिज्या। क्या बोलते हैं? इसकी त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं R से, चाहे कैपिटल R लिखो चाहे स्मॉल r लिखो। तो ये त्रिज्या हो गई, यहां पर ये त्रिज्या है, मैंने वहां पर बता दिया आपको। ये छोटी मोटी परिभाषाएं हैं। अच्छा एक बात और, मुख्य अक्ष क्या होता है? तो ये हमारे पास दर्पण हो गया। यहां हमारे पास क्या बन जाएगा? इस दर्पण का बिंदु P बन जाएगा, यहां हमारे पास C बन जाएगा। अच्छा उसके बाद इसको जब मिलाते हुए रेखा खींचते हो ना,
फिर से हमारे पास जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए जब रेखा खींचते हैं तो जो कुछ भी हमें एक रेखा प्राप्त होती है उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आ जाओ भैया जी फटाक से। तो आगे हमारे पास खाली पेज है, आगे आते हैं इस नंबर पे। कह रहा मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस देखो, ये हमारे पास दर्पण हो जाता है। आइए फिर से, ये हमारे पास दर्पण हो गया, ये इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, फटाफट बोलो बोलो, पॉलिश कर दिया। ऐसे रेखा खींचेंगे, यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, पी। तो वक्रता केंद्र मतलब सी, मुख्य और ध्रुव मतलब पी, और इनके बीच में, इसके बीचों बीच एक बिंदु होता है, उसका नाम होता है हमारे पास एफ, उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, स्मॉल आर या कैपिटल आर, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन जो मुख्य फोकस होता है, जो हमारे पास यहाँ पे ध्रुव होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल एफ से लिखा जाता है। फोकस दूरी स्मॉल एफ से, फोकस दूरी स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ से मुख्य फोकस को लिखा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं से सवाल बनेंगे। देखो, ये हमारे पास अवतल दर्पण बोल रहा है, तो अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ हो, परावर्तक तल धंसा हुआ हो। अब यहाँ पर मैंने रेखा खींची, इस रेखा का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सी होता है, यहाँ हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे सर एफ आता है, यहाँ हमारे पास क्या आता है, पी आता है, और जो मैंने रेखा बनाई थी इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब सुनना, कह रहा है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, तो ये इसका मुख्य फोकस है, और इसका मुख्य फोकस कहाँ है, बाईं तरफ है। तो ये लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें कहाँ होती हैं, जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर गई मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरणें, अगर मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश की जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं, मुख्य फोकस से। कहाँ जाएंगी, मुख्य फोकस से। तो यहाँ पे वास्तव में जाती हैं, यहाँ पर वास्तव में जाती हैं। और अगले वाले में जरा बात कर लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा उत्तल दर्पण, यहाँ पे ये हमारे पास कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। सर आपको कैसे पता कि ये उत्तल दर्पण है, तो भैया हमें इसलिए पता है उत्तल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक तल उभरा हुआ है, और अगर परावर्तक तल उभरा होगा तो कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो ये हमारे पास उत्तल दर्पण हुआ। इसके इस वाले पॉइंट पर हमारे पास ये P बनता है, इसका C एमू बनता है, याद रखना। तो इसका ये C बनेगा, इसका यहाँ पे क्या बनेगा, F बनेगा, उसका दाईं तरफ, उसका बाईं तरफ। और यहाँ पे आपको पता है M1, ये क्या बनता है M2। ये सब चीजें धीरे धीरे आप लोग बार बार लिखो ताकि आपको याद हो जाया करें। तो कह रहा है अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये हमारे पास मुख्य अक्ष हो गया, अब मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश किरणों को डाला तो प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से तो जाती है, ये तो जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये प्रतीत होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हैं, यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। कोई बात हुई, ठीक है। आगे आते हैं। आगे हमारे पास बनता है फोकस दूरी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा ध्यान से। तो हमारे पास ये हुआ दर्पण, ये हमारे पास हुआ दर्पण, ना अभी तो कांच है। ये हमारे पास होगा कौन दर्पण, ये हमारे पास होगा अवतल दर्पण। हाँ भैया, ओहो कहाँ परेशान कर रहे भैया। ये हमारे पास अवतल दर्पण और ये हमारे पास कौन दर्पण, ये हमारे पास बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण धंसा हुआ, उत्तल दर्पण उभरा हुआ, अवतल दर्पण धंसा हुआ, उत्तल दर्पण उभरा हुआ। ठीक है, तो कह रहा है मुख्य फोकस, तो पहले तुम इसका बनाएंगे मुख्य अक्ष, तो इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं P। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं C। और यहाँ हमारे पास एक पॉइंट, उसको बोलते हैं F। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं P। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट, उसको बोलते हैं C। और यहाँ पे सॉरी यहाँ हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं F। और यहाँ हमारे पास पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं C। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जाएंगे। अच्छा, ये नहीं बताना है हमको बताना है मुख्य फोकस, फोकस दूरी क्या है। तो जैसे कि ये हमारा क्या था, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, स्मॉल आर या कैपिटल आर। हमारे पास ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र है, ये हमारा ध्रुव है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसी तरह से जो हमारा मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस से हमारे कहां पर ध्रुव की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जरा देखो ध्यान से, आपको ये याद रखना है कि जो हमारी फोकस दूरी है उत्तल दर्पण में दाईं तरफ, उत्तल दर्पण में दाईं तरफ और अवतल दर्पण में बाईं तरफ। इसमें कहां पे है? बाईं तरफ। इसमें कहां पे? दाईं तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तल दर्पण में बाईं तरफ दाईं तरफ का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक का होता है फोकस दूरी प्लस और एक की होती है फोकस दूरी माइनस। तो अगर बाईं तरफ होगा तो क्या होगा? माइनस, दाईं तरफ होगा तो क्या होगा? प्लस। इसका मतलब अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? निगेटिव हमारे पास। हाँ, क्या होती है? निगेटिव होती है। और अवतल दर्पण की जो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्लियर है? तो इतनी मेरे पास बातें हो गई। आगे चलते हैं। गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है और यही तो वो नियम है जिसमें आप लोग क्या करते हैं कि आप प्रतिबिंब बनाने का नियम सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमारा काम भैया होगा मुख्य अक्ष बनाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका हेल्प ले लेता हूँ लाइन खींचने वाले का। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी से। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है सर, ये हमारे पास हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है सर, अब यहाँ पे हम लोग प्रकाश की किरणों को डालेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग प्रकाश की किरण डालते हैं। चलो, सबसे पहले हमने क्या कहा? देखो, जो पहला नियम है तो पहले नियम के बारे में बात करेंगे। कह रहा है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये हमारे पास मुख्य अक्ष हो गया। फटाफट बनाओ, यहाँ पे P होता है, फटाफट बनाओ। यहाँ पे C होता है और तो बनाओ। यहाँ पे सर F होता है। वेरी गुड। यहाँ हमारे पास इसका क्या होता है? P होता है। यहाँ पे इसका क्या होता है? F होता है, बीच में बना दो, F होता है यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ हमारे पास का क्या होता है? C होता है। तो कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, इससे बना देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। हाँ, जाती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब प्रकाश ने मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, टकराएंगी, तो टकराने के बाद कहाँ जाएंगी? मुख्य फोकस से जाएंगी। यहाँ पर तो जा रही हैं, एकदम स्पष्ट है, लेकिन यहां पर जाती हुई प्रतीत होंगी। अभी पीछे मैंने बनाया था, ये ऐसे गई, ऐसे टकराई और टकरा करके ऐसे निकल जाएंगी। तो ये सर कहां से आई हैं? ये कहां से आती हुई प्रतीत हुई? देखो, ये तो यहाँ प्रतीत हो रही है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे आभासी होगा और यहाँ पे वास्तविक होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है गोली दर्पण प्रतिबिंब बनाने दूसरा नियम। कह रहा है मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें। तो फिर से हम इसकी हेल्प लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे मुख्य फोकस हमको फिर से बनाना पड़ेगा सारी चीजों को जो मैंने पीछे डिनोट की थी। तो यहाँ हमारे पास एक लाइन होगी, इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। ओके, यहाँ हमारे पास एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं P। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं P। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं C। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं F। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट होगा, इसको हम बोलेंगे C। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे F। ओके सर, अब की बार मैंने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें, जैसे इसको मैंने कहा भैया मुख्य फोकस से, तो ये प्रकाश ये मुख्य फोकस जाएगी तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ, इसके समांतर हो गई। अब मुख्य फोकस पर भेजो प्रकाश किरणों को, लो फंस गए बेटा। ये हमारे पास मुख्य फोकस तो है, ठीक है, मैंने मान लिया कि आपका मुख्य फोकस है। अरे महाराज, कलर कौन सा है? हाँ, व्हाइट ही तो है। तो ये हमारे पास देखो ये है ना, ये तो ये हमारे पास मुख्य फोकस पर आपने डाला किरणें, लेकिन भैया दर्पण को चीर के थोड़ी चली जाएंगी प्रकाश किरणें, तो जाती हुई प्रतीत होंगी। तो जब यहां पर आप प्रकाश किरण देखो ऐसे ही, देखो ये मैंने डैश करके बनाया, इसका मतलब जाती क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। तो ये टकराएंगे और टकराने के बाद क्या हो जाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रकाश किरणों कहां पर डालें? मुख्य फोकस पर डालें। कहां डालें? मुख्य फोकस पे, तो क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब ये ऐसे गई, ऐसे टकराई, ऐसे गई, टकराई और टकराने के बाद क्या हो जाएगी? मुख्य फोकस के, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य फोकस से गई, जाएंगी तो नहीं, बट जाती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी। तो जाती हुई प्रतीत हुई और मुख्य अक्ष क्या हो गई? समांतर हो गई। आगे आते हैं, आगे हमारे पास तो गोली दर्पण प्रतिबिंब तीसरा नियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बनाया धड़ाक से, ये बनाया धड़ाक से, इसका मुख्य फोकस हो, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? इसका P होता है। यहाँ हमारे पास का क्या होता है? C होता है। बीच में क्या होता है? F होता है। यहाँ हमारे पास क्या होता है? P होता है। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? C हो जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? F हो जाएगा।
अब सुनिएगा बात को ध्यान से। अब की बार बोल रहा है कि प्रकाश किरणें कहां डालनी है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएंगी। तो जरा इनको हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं, व्हाइट से बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे प्रकाश किरणें हैं, मैंने ऐसे डाला है, ये प्रकाश किरणें से जाएंगी, दर्पण पर पड़ेंगी और पड़ेंगी, ऐसे गई, दर्पण पर पड़ी और टकरा करके अपने ही मार्ग पर वापस आ गई। यहाँ पे ये इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर जाएगा, बट जाते हुए क्या होगा, प्रतीत होगा। और अगर जाते हुए प्रतीत होगा इसका मतलब समझो ना, ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे, ये है ना। लेकिन वहां पे तो क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं भैया, वहां तक जाएगा, इसलिए डैश डैश करके बनाया है। तो ऐसे जाएगा, टकराएगा और टकरा करके क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रकाश द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम है। तो एक बार वक्रता केंद्र जाएगा तो अपने मार्ग पर वापस जाएगा, मुख्य फोकस जाएगा या जाते हुए प्रतीत होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा या जाते हुए प्रतीत होगा। यहां पर प्रतीत होता है, उत्तल दर्पण में प्रतीत, अवतल दर्पण में सिद्ध हो जाएगा। उत्तल दर्पण में प्रतीत, अवतल दर्पण में सिद्ध हो जाएगा, दिखेगा वास्तव में। उत्तल दर्पण में प्रतीत, अवतल दर्पण में वास्तव। इसीलिए अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ज्यादातर वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये वाला कौन सा है, अच्छा एक और होता है, सिंपल छोटा सा होता है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपने पढ़ा है ना, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए हमने एक लाइट रेस को ऐसे भेजा, ऐसे इसके पोल पर, तो जितने एंगल पर आई थी उतने ही एंगल पर निकल जाएगी, जितने एंगल पर आई थी उतने एंगल पर निकल जाएगी। और अगर आप ध्यान समझें तो ये आपका अभिलंब बनता है, ये आपका क्या बनता है, अभिलंब। और ये हमारे पास कौन सी किरण बनेगी, आपतित। बात को समझना, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे C, यहाँ हमारे पास बन जाएगा F, ओके, यहाँ हमारे पास बन जाएगा C, यहाँ हमारे पास बन जाएगा F, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा P, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा P। तो अगर हम P पर, पोल पर प्रकाश को डालेंगे तो प्रकाश किरणें जितने एंगल पर आती हैं उतने एंगल पर टकरा करके वापस निकल जाती हैं। एक बनेगा आपतन और एक बनेगा परावर्तन। तो आने वाली किरणें, ये हमारा अभिलंब है जो डैश डैश करके बनाइए, अभिलंब का काम करेगा। तो ये हमारे पास बनेगा I, और ये क्या बनेगा, अभिलंब क्यों बनेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र से जितनी भी किरणें आप वक्रता केंद्र से परिधि पर आप जितनी भी रेखाएं खींचते हो वो सब अभिलंब होती हैं। देखो ये लाइन भी कहाँ से, वक्रता केंद्र से, ये ना अभिलंब बनेगा, ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये बातें होती है हमारे पास। आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे हमारे पास गोली दर्पण जो प्रतिबिंब ने बनाया है उसकी चिन्ह परिपाटी आती है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि कब कौन चीज प्लस होगी, कब कौन चीज माइनस होगी। चलिए आपको सबसे पहले बताता हूं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा मैथ में, ठीक है, ये चतुर्थांश वाला एक कंडीशन होती है। जैसे आपको पता है दो एक्स हम लोग बनाते हैं, ऐसे एक को हम लोग बोलते हैं, इस वाले पूरे को क्या बोलते हैं एक्स, और इस वाले पूरे को क्या बोलते हैं वाई। इस वाले को क्या बोलते हैं, पॉइंट को मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं ना। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अच्छा आपको पता होगा मूल बिंदु के ऊपर जाने पर सब कुछ क्या होता है, प्लस। मूल बिंदु के नीचे जाने पर सब कुछ क्या होता है, माइनस। मूल बिंदु से दाईं तरफ जाने पर क्या होता है, सब कुछ माइनस होता है। और मूल बिंदु के बाईं तरफ, सॉरी, ये दाईं तरफ जाने पर सब कुछ प्लस, बाईं तरफ जाने पर सब कुछ माइनस होता है। इसका मतलब इसके ऊपर कुछ भी होगा ना, सब कुछ प्लस होगा। सब कुछ ऊपर कुछ भी होगा तो प्लस होगा, नीचे कुछ भी होगा तो माइनस होगा, बाईं तरफ होगा तो माइनस होगा, दाईं तरफ होगा तो प्लस होगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वस्तु को रखा ऐसे, तो एक वस्तु है हमारे पास। अब ये वस्तु का मूल बिंदु के ऊपर है तो ऊपर क्या होगा, प्लस। तो अगर वस्तु की लंबाई लेंगे तो प्लस लेंगे। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई प्रतिबिंब बनाए तो मूल बिंदु कहाँ बनाए, नीचे। मुख्य अक्ष कहाँ बनाए, मुख्य अक्ष के नीचे। तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ऊपर जाएगा तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और अगर इधर आओगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इधर आओगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। और उधर जाते हो तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसकी दूरी प्लस हो जाएगी, इसकी दूरी माइनस हो जाएगी। ऊपर जाने पर प्लस, नीचे जाने पर माइनस। यहाँ पर ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। तो बाईं तरफ सब कुछ माइनस में, दाईं तरफ सब कुछ प्लस में, ऊपर सब कुछ प्लस में, नीचे सब कुछ माइनस में होता है। ओके, आइए दर्पण सूत्र के बारे में बात करते हैं। दर्पण सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत सवाल लगते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्या होता है मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u होता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। यहां पर भैया जो f होता है वो होती है दर्पण की, हाँ क्या लिख रहा हूं मैं, दर्पण की फोकस दूरी। हाँ
तो f क्या होता है हमारे पास, दर्पण की फोकस दूरी होती है। v क्या होता है हमारे पास, प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। और हमारे पास u क्या होता है, तो u हमारे पास होता है वस्तु की दूरी। u क्या होता है, वस्तु की दूरी होता है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया फोकस दूरी, ये हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी, और u हमारे पास वस्तु की दूरी। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक दर्पण है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे आपने वस्तु को रख दिया, मान लीजिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। मैं भी किरण आरेख नहीं बना रहा हूँ, मैं बस सिंपल से आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रकाश अच्छा इसको हटाओ, जैसे मान लीजिए हमारे पास वस्तु है, तो वस्तु है तो वस्तु की दूरी को किससे लिखेंगे, u से। ये हमारे पास प्रतिबिंब है तो उसकी किससे लिखेंगे, v से। तो ये प्रतिबिंब है तो कहीं पर अगर v लिखा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी है, और अगर कहीं पर u लिखा है तो इसका मतलब वो वस्तु की दूरी है। तो u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, और f फोकस दूरी होता है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक बात और बता दें हम लोग आपको, u क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। u हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा वस्तु को बाईं तरफ रखा जाता है। जब भी हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे वस्तु हमेशा कहाँ होगी, बाईं तरफ होगी। और बाईं तरफ सब कुछ क्या होता है हमारे पास, देखो सब कुछ क्या होता है, माइनस होता है। सब कुछ क्या होता है, माइनस होता है। सब कुछ क्या होता है, माइनस होता है। ओके, यहाँ पे आ जाओ, अगर दाईं तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो सब कुछ क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब कि, और प्रतिबिंब बाईं तरफ दाईं तरफ दोनों बनता है, तो इसका मतलब v का मान क्या होता है, v का मान निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास f का आता है, तो f का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण बाईं तरफ और उत्तल दर्पण दाईं तरफ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बातें आती हैं, दर्पण सूत्र हो गया। अब आता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। बड़ा सिंपल सा होता है, क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखो जैसे ये दर्पण है हमारे पास, ठीक है, फिर से बना देते हैं अच्छे से। ये हमारे पास क्या बना, दर्पण बन गया। ओके, और ये हमारे पास क्या बना, मुख्य अक्ष बना। यहाँ पर मान लीजिए आपको पता है कि ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाता है, C, और उसके बीचों बीच क्या कहलाएगा, F, और ये हमारे पास क्या होता है, P। आपको पता है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, R, और इसके बीचों बीच में F आता है। तो अगर बीचों बीच में आएगा तो आधा ही तो होगा, तो इसलिए F बराबर क्या होता है, R/2। तो हमारे पास लेंस का, सॉरी मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन क्या होता है, F = R/2, जहां पे F क्या है, फोकस दूरी, R क्या है, त्रिज्या, और दो तो आपको पता ही है। ठीक है, एक बात और, अब बनाते हैं हम लोग दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। 6 कंडीशन बनती भैया जी। ठीक है, तो 6 कंडीशन में डायग्राम बनाना पड़ेगा। बहुत गोला दग रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा। तो 6 कंडीशन में डायग्राम बनाना पड़ेगा, जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तु अनंत पर होती है, तो पहले तो मैं इसका मुख्य अक्ष बना दूं। ठीक, तो मुख्य अक्ष ग्रीन से बना देते हैं, हाँ ग्रीन से बनाते हैं। ठीक, तो ये हमारा पास हो गया, हमारे पास दर्पण। अब हमें ऑब्जेक्ट, देखो सुनिएगा ध्यान से, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, P होता है। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं C, और इसके बीचों बीच में हमारे पास एक पॉइंट क्या होता है, F होता है। एक बात सुनना ध्यान से, यहाँ पर मैं एक पहले पेज लेकर के आपको समझा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस वाले पेज पे इंसर्ट कर लेते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे ये दर्पण है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक बात सर, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे हम रखेंगे वस्तु को। ठीक है, तो जब वस्तु को आप देखो इसमें कितनी कंडीशन बनेगी। सबसे पहले हमारे पास ये C बनता है, यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, F, और भैया जी C के बाहर जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनंत। तो ये हमारे पास कंडीशन नंबर 1, यहाँ पर हम लाएंगे तो वस्तु यहाँ पर रखेंगे, कंडीशन नंबर 2 बनेगा। उसके बाद C पर रखोगे तो कंडीशन नंबर कौन सा बनेगा, 3 बनेगा। C व F के बीच रखोगे, कंडीशन नंबर कौन बनेगा, 4 बनेगा। F पर रखोगे कौन सा बनेगा, 5 बनेगा। और F व P के बीच रखोगे तो कौन सा बनेगा, 6 बनेगा। सर हम इस पर अब P पर जाएंगे, नहीं, अरे दर्पण के अंदर थोड़ी घुस सकते हो भाई तुम, तो इसलिए कितनी कंडीशन बनती है, 6 बनती हैं। आपने चीज़ नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे इधर मैं वस्तु को ला रहा हूं, वस्तु क्या हो रही है, छोटी कर रहा हूं। उसी प्रकार से जैसे जैसे इसका प्रतिबिंब बनता जाएगा, यहाँ छोटा बनेगा, यहाँ छोटा बनेगा, यहाँ थोड़ा बड़ा बनेगा, यहाँ पे वस्तु बड़ा बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे और बड़ा बनेगा, और ऐसे करते करते प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। देखो वस्तु छोटी होती जा रही है, प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। ये चीज आगे भी करने वाले, फटाफट करके समझा देता हूं मैं आपको।
ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अनंत पे, तो ये हमारे पास अनंत हो गया, यहाँ पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को। तो पहले हम इस पे डालेंगे प्रकाश की किरण को, तो पहली प्रकाश किरण हमने कहाँ डाली, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती हैं, तो इसका मुख्य फोकस कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे है, दूसरी प्रकाश किरणों को मैं कहाँ से भेजूं, तो दूसरी प्रकाश किरणों को आप चाहे तो यहाँ से भेज दें, ठीक है, सॉरी मतलब यहाँ से भेजेंगे तो यहाँ पे काटेंगी, लेकिन इसका जो सबसे बढ़िया डायग्राम होता है वो होता है कि हम इस पे दो पैरेलल लाइन खींच दें, बिल्कुल सिंपल। तो चलो सिंपल वाले के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हटो भैया, हटो 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 हटो, जल्दी 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 जल्दी, चलिए तो सिंपल वाले के बारे में बात करते हैं। हटिए जरा फटाक से, यहाँ पे वो तो ठीक था, मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। वस्तु कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखना है ना भैया, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, छोटे हो जाइए। चलिए तो यहाँ पे हमने रखा ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारा कहलाता है मान लीजिए अनंत, क्योंकि पहली पोजीशन का है अनंत पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास सी है, उसके बाद हमारे पास के बीच में क्या बन जाता है, एफ बन जाता है, और ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, पी। हमने बिल्कुल सिंपल सा किया, क्या किया हमने, बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ पे डाला प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें डाला मुख्य अक्ष के समांतर। अगर प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यहाँ पर भी हमने डाला प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर। अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो प्रकाश किरणें कहाँ जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी। और जहां पर वो एक दूसरे को काटती हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को काटा, जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब या तो काटे या तो काटते हुए प्रतीत होंगी, या तो काटेंगी या तो काटते हुए प्रतीत होंगी। और अगर काट रही हैं तो भी प्रतिबिंब बनेगा, और काटती हुई प्रतीत हो रही है तब भी प्रतिबिंब बनेगा। बट अगर वास्तव में काट दी तो इसका मतलब वास्तविक, और अगर काटते प्रतीत हो तो इसका मतलब आभासी बनेगा। तो यहाँ पे वास्तव में काटी है तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ पर वास्तव में काटी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, जिसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब हमारे पास वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमारे पास वास्तविक बनेगा। अच्छा सर, वास्तविक बनेगा तो इसका मतलब उल्टा बनेगा भैया, यस। तो वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा ही बनेगा। प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है सर, दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा और क्या बनेगा, बहुत छोटा। और कहां पर बनेगा, तो कहां पर काटी है, एफ पर, तो इसका मतलब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, मतलब कैपिटल एफ पर। तो कहां पर, जब वस्तु कहां पे थी, अनंत पे थी। आगे चलते हैं, अब अगली कंडीशन में आते हैं। अगली कंडीशन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहां जाता है, वो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच आ जाता है, ठीक है। थोड़ा से इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आसानी से मैं इसका डायग्राम बना सकूं। ठीक ठीक ठीक, आ जाओ ऐसे बस। तो अब की बार देखो, ये हमारे पास यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सी, यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चलो थोड़ा इसको पास बना देते हैं, अब की बार थोड़ा आसान कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास मान लीजिए अनंत है, यहाँ हमारे पास मान लीजिए सी है, और ये हमारे पास क्या है, एफ है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास एफ हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारे पास पी हो जाएगा। वस्तु कहाँ रखनी है, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे। फिर प्रकाश किरण को भेजेंगे, तो एक प्रकाश किरण को हमने भेजा मुख्य अक्ष के समांतर, तो कैसे गई, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी। सिंपल सी बात है, कहाँ जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। दूसरी प्रकाश किरण को हमने भेज दिया मुख्य फोकस से, और अगर मुख्य फोकस से आप प्रकाश किरण को भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर, और जहां पर काटती हैं वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जरा बताइए, अब की बार हमको जो प्रतिबिंब मिला है वो कैसा मिला है, सर काटी तो वास्तव में है, तो अगर काटी वास्तव में है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। अगर 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 तो प्रतिबिंब बन गया वास्तविक, अगर वास्तव में काटे तो वास्तविक बना है। अब जरा बताइए, अगर वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, सर सीधा बनेगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सीधा और सॉरी उल्टा बनेगा। हाँ, कैसा बनेगा, उल्टा। तो वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये गोला दगा दगा के लोग ने एकदम परेशान कर दिए हैं। अब पता नहीं माइक में आपको कितना सुनाई दे रहा है भाई, लेकिन विश्वास मानो यहाँ पे एकदम धड़ाधड़ फूट रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया वास्तविक, उल्टा। कहां पर बना है जरा ये बताइए। अच्छा, छोटा बना कि बड़ा, तो बताना, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। बना कहां पे, सी व एफ के बीच में, तो इसका चौथा पॉइंट आप क्या बोलेंगे, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच बनेगा।
C/F के बीच बनेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना। फिर कौन सा कंडीशन है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही, लो बढ़िया सवाल आ गया, वक्रता केंद्र बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारे पास हो जाएगा, हटो 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 भैया, ये हमारे पास हो जाएगा इसका C, ये इसका हमारे पास क्या हो जाएगा F, और वस्तु को आपको यहीं पर रखना है, ठीक है। चलिए इसको पहले हटा दें फिर से बनाते हैं। तो ये हमारे पास वस्तु हो जाएगी, और वस्तु हम फिर प्रकाश किरण डालेंगे, तो एक प्रकाश किरण कहाँ गई? मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से। एक प्रकाश की किरण को हमने डाल दिया मुख्य फोकस से, जो कि परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, और जहां पर काटेंगी वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। तो जितने बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो तीसरा नंबर कंडीशन, ये तीसरी नंबर कंडीशन है, ऐसी कंडीशन जिसमें प्रतिबिंब वस्तु दोनों बराबर बनते हैं। तीसरा नंबर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। तो जरा यहां पर बताइए हमको कैसा क्या क्या हुआ बबुआ? तो सबसे पहला बात तो यह है कि प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है, रियल बना है, वास्तविक बना है। तो है रियल, वास्तव में काटा तो रियल हो जाएगा। ये ऐसे किरणें गई हैं, ठीक है, थोड़ा सीधा बना लिया अपने हिसाब से, तो वास्तविक हो गया। अगर वास्तविक बनेगा तो सिंपल सी बात है उल्टा बनेगा, तो वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, और यस उल्टा बना हुआ है। तीसरी बात, अगर उल्टा है तो बताओ छोटा बना बड़ा बना? ना ना ना, छोटा ना बड़ा, क्या बना है? बराबर बना हुआ है, ठीक है। तो बराबर बना हुआ है, और बना कहां पे है? तो C पर ही बना हुआ है, C पर बनेगा, जहां पर वस्तु थी उसी के जस्ट नीचे। ओके, बढ़िया। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तो फिर से हमको वही दुनियादारी टिट्रिमा करना पड़ेगा। लो भगवान बोल, शंकर भगवान की जय। यहां हमारे पास आ गया C, यहां हमारे पास आ गया इसका F, और यहां हमारे पास है इसका P। ऑब्जेक्ट कहां रखना है? वस्तु व वक्रता केंद्र के, हाँ वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में, वक्रता के मुख्य फोकस के बीच। तो यहां पे हमने रख दिया वस्तु को, ठीक है सर। प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, तो ये प्रकाश किरणें कहां जाएंगी? मुख्य फोकस से। फिर प्रकाश किरणों को हमने कहां भेजा? मुख्य फोकस से। अगर आप प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस से भेजते हैं तो प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। थोड़ा सा इसको और शेष काटना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और देखो जहां पर काटेंगे वहीं पर बनेगा इमेज, यहां पर काटी है तो यहां पर इमेज बन गया। वस्तु देखो छोटी है और प्रतिबिंब क्या है? बड़ा है, और C के क्या है? बाहर है। तो याद रखिएगा इस बात को, क्या सबसे पहली बात प्रतिबिंब कैसा मिला, ओके, प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, क्या है, सारी चीजें। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आएगा कि वास्तविक की आभासी, तो इसका सबसे पहला जवाब तो हमारे पास है ये भैया कि प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है। क्यों वास्तविक? क्योंकि रियल में काट रही है किरणें। दूसरा, वास्तविक बनेगा तो सिंपल सी बात है उल्टा भी बनेगा, तो यस उल्टा भी बना हुआ है। सर छोटा बना है कि बड़ा बना है? अब ये तो यार आप ही बताओ, छोटा बना है कि बड़ा बना है? तो बताइए कैसा बना है? बड़ा बना हुआ है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और बना कहां पे? सर C के बाहर। C के बाहर तो ठीक है, बट कहां? C, और इधर कौन होता है? अनंत होता है। तो C व अनंत के बीच में, तो आप ऐसे लिखें C व इन्फिनिटी के बीच, C व अनंत के बीच, वक्रता केंद्र व इन्फिनिटी के बीच बनेगा। ओके, ऐसे बनता है। पांचवी कंडीशन आती है, आप देखो ध्यान से, चीजें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या बना? ये बन जाएगा C, बीचों बीच हमारे पास क्या बनता है? F, और यहां हमारे पास क्या बनते हैं भैया जी? P। अब की बार वस्तु कहां पे रखना है? अब की बार वस्तु को रखना है कहां पे? हमारे पास F पर रखना है। जब F पर रखेंगे तो एक प्रकाश को हमने मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि परावर्तन के पश्चात कहां जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। देखो मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरणों को हमने भेज दिया वक्रता केंद्र से, और अगर आप वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणों को भेजेंगे तो प्रकाश किरणें टकरा करके अपने ही मार्ग पर क्या होती हैं? वापस लौट जाती हैं। ध्यान देखिएगा, अपने मार्ग पर ही क्या होंगी? वापस लौट जाएंगे। थोड़ा सा इसको और सेट कर देता हूं अच्छे से, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझा सकूं मैं। देखो समझना, यहां से चली प्रकाश एकदम सीधी। आप जब भी बनाएंगे आप पटरी का यूज करिएगा, ठीक है। इतने बड़े बोर्ड पर बिना पटरी में थोड़ा सा अड़पटा हो जाता है। तो ऐसे बना, ये प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी, ठीक है, ऐसे गई, टकराई, और टकरा करके क्या हो जाएंगी? वापस जाएंगी। और आप देखें दोनों प्रकाश किरणें क्या हैं? समांतर हैं। तो समांतर है तो कहीं आगे जाके कहीं पर हमको ऐसा लगता है कि मिलेंगी भविष्य में आगे जाके। तो इसका मतलब प्रतिबिंब फिर से कैसा बना हुआ है? तो फिर से इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला तो बनेगा भैया वास्तविक। सर अब की बार आप गलत पढ़ा रहे हैं हमको, प्रतिबिंब तो मिल ही नहीं रहा है हमको।
लेकिन भैया दर्पण के सामने ही तो बनेगा, और अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक ही तो होता है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा। अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। तो हो गया वास्तविक और क्या हो गया? उल्टा हो गया। अगर उल्टा बनेगा तो बना कहाँ पे है ये बताइए, छोटा की बड़ा? अरे भैया छोटा की बड़ा, बहुत बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना है। यहाँ पे आइए, चौथा पॉइंट, बना कहाँ पे? सर बहुत दूर। कहाँ? अनंत पे। तो इसका मतलब कहाँ पर बना हुआ है? अनंत पर बना हुआ है, मतलब कि इन्फिनिट पर बना हुआ है। कंडीशन नंबर 5 भी हमारी क्लियर हो जाती है। कंडीशन नंबर लास्ट आते हैं, अवतल दर्पण की लास्ट कंडीशन, 6वीं कंडीशन पे। तो ये हमने बनाया हमारा मुख्य अक्ष। ओके, अब की बार फिर से यहाँ हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास सी। ओके, इसको फिर से लिख देते हैं। कोई मच्छर बैठा है कहीं? मच्छर लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं भाई। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया सी, यहाँ हमारे पास आ गया एफ, और अब की बार हमने वस्तु को यहाँ पे रखा है। ओके, कंडीशन बड़ी खतरनाक होने वाली है। प्रकाश किरणें चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर। प्रकाश चला मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर यानी प्रकाश किरणें परावर्तक पर मुख्य फोकस जाएंगे। ओके, दूसरी प्रकाश किरणों को हमने कहाँ भेजा? वक्रता केंद्र से। अगर आप प्रकाश किरणों को वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो वो प्रकाश किरणें टकराती हैं, और टकरा करके अपने मार्ग पे क्या हो जाती हैं? वापस लौट आएंगी। तो ये भी प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे कुछ वापस लौट जाएंगी। अगर आप देखें ध्यान से तो दोनों प्रकाश किरणें इधर जाने पर तो सिकुड़ रही हैं, इधर जाने पर क्या हो रही हैं? सिकुड़ रही हैं, लेकिन इधर जाने पर फैल रही हैं। तो अगर फैलेगा तो आगे कभी मिलेगा? नहीं नहीं, आगे कभी नहीं मिलेगा। तो फिर इसका मतलब सिकुड़ने मतलब पीछे मिलेगा। हाँ भैया जी, तो पीछे मिलेगा, और जब पीछे मिलेगा तो इसको मैं ऐसे डैश डैश करके समझाता हूं आपको, ठीक है? तो ये हमारे पास ऐसे कुछ बनेगा जहां पर किरणें एक दूसरे काटेंगी। यहाँ पे काट रही है तो ये हमारे पास बन जाएगा इमेज। ओहो, अब की तो कुछ उल्टा हो रहा है सर। यस, अब की कुछ उल्टा हो रहा है, जरा देखो। तो अगर आपसे कोई बोले कि प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ तो आप जरा बताइए। सबसे पहली बात तो वास्तविक, हो वास्तविक बहुत मार मारूंगा, आभासी डैश डैश करने पर प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब अब की बार प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ? अब की बार प्रतिबिंब हमारे पास प्राप्त हुआ है आभासी। अगर आभासी होगा तो कैसा होगा? सीधा होगा, दर्पण के पीछे होगा, और सीधा भी है, दर्पण के पीछे भी तो है। तो आभासी है और कहाँ पे? सीधा है। और बड़ा है कि छोटा है? तो बड़ा है। बड़ा है किससे? छोटा है, बड़ा है। तो इसका मतलब अगर वस्तु दर्पण के पास होगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास हुआ। कहाँ बना है? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है? तो ये हमारे पास अवतल दर्पण की कंडीशन खल्लास हो जाती है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे पास आता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहली बात तो ये हम बनाएंगे मुख्य अक्ष, तो हमारे पास बनेगा मुख्य अक्ष। हम रखेंगे, अब आपको पहले पता होना चाहिए, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पी। व्हाइट सी बनाते हैं, ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? पी। और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता, इसका सब कुछ उधर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी, और यहाँ हमारे पास बीचों बीच में क्या आ जाएगा? इसका एफ आ जाएगा। हमने यहाँ पे एक वस्तु को रखा, तो ये हमारे पास वस्तु भी कहाँ पे है? अनंत पे है। चलो वही कंडीशन लगाए थे जो हमने वहाँ लगाई थी, ज़्यादा सुंदर होगा। ये हमने वस्तु को रखा और वस्तु हमारे पास कहाँ पे है? अनंत पे है। तो वस्तु हमने प्रकाश किरणें भेजी, तो प्रकाश किरणों को हमने कैसे भेजा? मुख्य अक्ष के समांतर। आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर यानी प्रकाश किरणें कहाँ जाती हैं? मुख्य फोकस से जाएंगी, जाती हुई प्रतीत होंगी। तो डैश 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 जाती प्रतीत होंगी। यहाँ पर ही मैंने प्रकाश किरणों को कहाँ भेजा? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर यानी प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं, तो इसका मतलब प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी, ठीक है? तो इसका मतलब है कहाँ से आएंगी? इसका मतलब यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। वास्तव में नहीं मिला मुन्ना, मिलते हुए प्रतीत हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में बात करते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा भैया जी, पहला पॉइंट आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। अगर आभासी बनेगा तो इसका मतलब सीधा बनेगा। हाँ बिल्कुल, आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अगर सीधा बनेगा और वस्तु कहाँ पे? अनंत पे है, तो कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो इसका मतलब कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा। पर छोटा बना कि बड़ा? दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या? बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। तो ये जाएगा हमारे पास बहुत छोटा। चौथी कंडीशन में मेरे पास, चौथी कंडीशन क्या है मेरे पास? कि बना कहाँ पर है? तो एफ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा?
फोकस पर बनेगा, और देखो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और वास्तव में दर्पण के पीछे बना हुआ है। ओके, आगे आते हैं। अब की बार दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन जरा इसकी देख लेते हैं क्या है हमारे पास। दूसरी कंडीशन में हमारे पास जो वस्तु होती है वो, जैसे यहाँ हमारे पास क्या है, P है, यहाँ हमारे पास क्या है, मान लो इधर बाहर हमारे पास क्या है, अनंत है, तो अनंत व P के बीच में तुम कहीं भी वस्तु को रख दो, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे वस्तु को रख दिया। ओके, फिर से मैंने क्या किया, प्रकाश किरणों को डाला मुख्य अक्ष के समांतर, तो पहले तो यहाँ पर सब कुछ बना दूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा C, और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, F। तो अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें कहाँ जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी। कहाँ जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी, तो इसका मतलब कि जाती हुई प्रतीत होंगी। ये तो ऐसा वाला दर्पण है, जाती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरी प्रकाश किरण हमने कहाँ भेज दिया, इसके वक्रता केंद्र पर। देखो ये ऐसे 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 जाएंगी, जाके टकराएंगी, और टकरा करके अपने मार्ग पर क्या हो जाएंगी, वापस। इसका मतलब यहाँ पे काटेंगी, और जहाँ पे काटेंगी वहीं पर हमारा पास क्या बन जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा इमेज बन जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कौन है, इमेज है। अब जरा बताइए फिर से, तो फिर से सर आ जाइए, अब तो बता लेते होंगे भाई आप लोग। सबसे पहला पॉइंट अब कैसा बना है, तो इसका मतलब पहले बताओ वास्तविक की आभासी, तो भैया जी आभासी बना हुआ है। पहला पॉइंट कैसा बना हुआ है, आभासी बना है। अगर आभासी बनेगा तो आंखी मूंद के सीधा बनेगा, तो सीधा बन जाएगा। अगर सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बना है, और कहाँ बना है, F व P के बीच में। तो इसको भी याद रखिए, बट अच्छा छोटा बड़ा तो छोटा बनेगा, तो इसका मतलब सर उत्तल दर्पण में ऐसा छोटा बनता है, छोटा बनता है हमेशा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा छोटा बनता है। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, चौथा पॉइंट हमारे पास आता है कि कहां पर बना है, तो ध्रुव व फोकस के बीच बना हुआ है। तो ध्रुव हमारे पास क्या है, P, और फोकस क्या है हमारे पास, F, और इसके कहां पर बना है, बीच में बना है। ओके, तो इस तरह से हमने 8 कंडीशन पढ़ ली। थोड़ी देर की क्लास और होने वाली है, मुश्किल 10 मिनट, ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आवर्धन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन, या इसका हम लोग कई बार नाम लिखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। सुनिएगा, तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब बना है, वस्तु हमारे पास है, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होता है, जो वस्तु की लंबाई होता है, पहली बात तो रेखीय आवर्धन को लिखा जाता है m से, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, तो हमारे पास आएगा प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे में क्या आता है, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को हम बोलते हैं m, और यहाँ पे m का मतलब क्या होता है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। अब जैसे यहाँ पर, अब तो मैं इसको नहीं बनाऊंगा भैया, इतनी चीजें तो मैं ऑलरेडी यहीं पर बना के आ रहा हूँ, है ना, उत्तल दर्पण, तो वहीं से बात करता हूँ। अच्छा, जो वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट को अगर हम लिखें ओ डैश से, चलो अच्छा लिख ही देते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इसको मैंने लिखा O, इसको मैंने लिखा O डैश। मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बना, ये बना I, और क्या बना I डैश, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, I डैश, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा I डैश अपान वस्तु की लंबाई, मतलब वस्तु की लंबाई, तो O डैश, तो हमारे पास सूत्र बन जाता है m बराबर I डैश अपान O डैश बन जाता है। अच्छा, इसका एक सूत्र और होता है हमारे पास, m बराबर माइनस का v अपॉन u होता है, m बराबर माइनस का v अपॉन u। अगर ये वाला पूरा फंक्शन या पूरा पद m के बराबर है, अगर ये वाला पूरा फंक्शन m के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। यस, तो इसका मतलब हो जाएगा I डैश अपान O डैश बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का v अपॉन u हो जाएगा। तो ये भी तो 3 सूत्र होते हैं हमारे पास, तो इस पर भी सवाल लगाएंगे। अगली जो क्लास आएगी उसमें हम लोग बात करने वाले हैं अगली क्लासों में। तो यहाँ पर आवर्धन का 1 सूत्र, 2 सूत्र, और ये हमारे पास एक तीसरा सूत्र बन जाता है। सबसे बड़ी बात हमारे पास यहाँ पे आती है कि जो आवर्धन की वैल्यू होती है, सुनिएगा ध्यान से, वो अगर 1 लिखा है, यदि m का मान 1 से क्या हो, बड़ा हो, यदि m का मान 1 से क्या हो, छोटा हो, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे पास ये बनते हैं। एक पॉइंट हमारे पास बनता है m का मान पॉजिटिव, और एक बार हमारे पास बनता है m का मान निगेटिव। तो सबसे पहली बात आप याद रखना, m का मान निगेटिव होता है वास्तविक के लिए,
किसके लिए होता है? वास्तविक के लिए होता है। m का मान पॉजिटिव किसके लिए? अगर ये वास्तविक के लिए तो ये वाला किसके लिए हो जाएगा? ये वाला हमारे पास जाता है आभासी के लिए। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो m का मान माइनस में आपको लेना है, अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो m का मान आपको प्लस में लेना है। अच्छा, m बराबर 1 कब प्राप्त होगा? बताइए, m बराबर 1 कब प्राप्त होगा? जब आपका प्रतिबिंब और आपकी वस्तु दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर। जब आपका प्रतिबिंब और आपकी वस्तु दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर, तो वहां पे m बराबर 1 होगा। m का मान 1 से ज्यादा कब होगा? यहां से दिमाग लगाना, अगर ऊपर की वैल्यू ज्यादा नीचे की वैल्यू छोटी तो m का मान हमेशा आएगा बड़ा। जैसे मान लो m बराबर मैंने कहा 4/2, तो 2 दूनी 4, देखो 2 आया। अगर मान लो मैंने लिख दिया m बराबर 2/4, तो कुछ भी करोगे 0 समझ आएगा, छोटा आएगा। इसका मतलब अगर m का मान 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो बड़ा है और जो हमारी वस्तु है वो क्या है? छोटी है। तो अगर प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु छोटी होगी तो m का मान ये आएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास प्रतिबिंब छोटा हो जाए वस्तु बड़ी हो जाए, ऐसा कई बार होता है अवतल दर्पण में, तो इसका मतलब m का मान 1 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जाएगा यहाँ पर प्रतिबिंब और यहाँ पर वस्तु हो जाएगा, और इनका जो मान होगा वो क्या होगा? वस्तु बड़ी हो जाएगी, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये हमारे पास आभासी के लिए होता है, ये हमारे पास वास्तविक के लिए होता है, प्रतिबिंब के लिए। ओके, तो ये हमारे पास बात है, तो इनको आपको याद रखना है। आगे आते हैं, दर्पणों की पहचान। बहुत सिंपल सी बात है। दर्पणों की पहचान हम लोग 2 तरह से करते हैं। एक तो होता है हमारे पास दर्पण को छू करके, एक होता है प्रतिबिंब देख करके। एकदम सिंपल सी बात है। देखो, आपने समतल दर्पण पढ़ा, आपने अवतल दर्पण पढ़ा, आपने उत्तल दर्पण पढ़ा। सबसे पहले समतल दर्पण। समतल दर्पण जब आपने पढ़ा तो आपने क्या देखा कि वहां पर प्रतिबिंब हमेशा बराबर ही बनता है, वस्तु के बराबर। अवतल दर्पण में कभी छोटा कभी बड़ा, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। तो अगर मान लो हमारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बने, हमेशा आभासी मतलब उत्तल भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है, क्योंकि ये 2 दर्पण में हमेशा आभासी बनता है, उत्तल भी हो सकता है समतल भी हो सकता है। सर आगे बोलो, हमारा प्रतिबिंब हमें आभासी है और वस्तु के बराबर है। अरे सर समतल दर्पण। क्यों समतल होगा? क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण में ही वस्तु के बराबर होता है। पहली बात तो प्रतिबिंब देख करके, अगर मान लो वस्तु बहुत दूर है और प्रतिबिंब बहुत छोटा बने, वस्तु को पास ला दूं प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाए, तो अवतल दर्पण हो जाता है। अगर मान लो चाहे वस्तु दूर रहे चाहे वस्तु पास रहे और प्रतिबिंब हमेशा छोटा बने तो उत्तल बन जाता है। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, इनको आपको समझना है। सारी बातें मैंने पीछे बताई हैं। दर्पणों की पहचान स्पर्श करके भी आप कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने कोई ब्लॉक ले लिया, ठीक है, मैं लेकर के आपको समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई ब्लॉक ले लिया ऐसे, ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए मैंने एक ब्लॉक ले लिया, इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूं मैं। ओके, चलिए हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब अगर आप इस ब्लॉक को ध्यान से देखें, ठीक है, इसको मैं फिल कर देता हूं। किस कलर से करें? इधर से थोड़ा इसको मोटा कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ। अब मैं क्या करता हूं, इसको 3 बार, ताकि तीनों दर्पण में आपको समझा सकूं। क्लोन करके एक बार मैं इस दर्पण में आता हूं, ठीक है, क्लोन कर देता हूं, एक बार और दर्पण में यूज कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ऐसा दर्पण है जो उस गुटके को हर जगह पर मतलब टच कर रहा है, और एक बार उसके सिर्फ ऊपर और नीचे को। तो अगर हमारे पास कोई समतल लकड़ी का गुटका हो और उस पर मैं दर्पण को रखूं और दर्पण हर जगह पर बराबर स्पर्श करे, देखो यहाँ पे ये बराबर स्पर्श कर रहा है, तो इसका मतलब प्लेन मिरर होगा, मतलब समतल दर्पण होगा। और अगर सिर्फ ऊपर ऊपर या नीचे नीचे टच करे, ऊपर ऊपर या नीचे नीचे करे, तो कॉनकेव मिरर होगा, मतलब अवतल दर्पण होगा। और यदि सिर्फ उसका बीच वाला पार्ट टच करेगा तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, मतलब उत्तल दर्पण होगा। ये इसकी पहचान हो जाती है। ओके, हमारे पास दर्पणों का उपयोग बहुत सिंपल है। दर्पणों का उपयोग सबसे पहला हमारे पास देखो अवतल दर्पण, एक हमारे पास क्या होता है? अवतल दर्पण, और एक हमारे पास क्या होता है? उत्तल दर्पण, और एक हमारे पास क्या होता है? समतल दर्पण। तीनों के बारे में बात करते हैं, तीनों के बारे में बात करते हैं। उत्तल दर्पण, और ये हमारे पास क्या हुआ? समतल दर्पण, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण भैया ऐसा दर्पण जो प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है।
तो पहली बात तो अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। ओके, उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। सिंपल से प्रकाश किरणों क्या करता है, ये फैलाता है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि फैलाता है। तो एक तो हमारे पास प्रकाश को सिकोड़ता है, एक प्रकाश को फैलाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अभिसारी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी। तो अगर प्रकाश किरणों कोई सिकोड़ रहा हो तो उसको बोलते हैं अभिसारी, और अगर प्रकाश को कोई फैला रहा हो तो उसको बोलते हैं अपसारी। जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरे पास दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको ऐसे करके बनाया और फिर उसके बाद मैंने ऐसे लाइन खींची। आप ऐसे किरणों को भेजो, देखो ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे भेजेंगे तो आप ऐसे, ऐसे भेजेंगे तो आप ऐसे, देखो सारी किरणों को सिकोड़ दिया। जब प्रकाश किरणों को सिकोड़ना हो तो कौन दर्पण प्रयोग करेंगे, अवतल। और जब प्रकाश किरणों को फैलाना हो, प्रकाश किरणों को फैलाना हो तो कौन दर्पण प्रयोग करेंगे, उत्तल। देखिए जरा ध्यान से, ये आपने प्रकाश किरणों को भेजा, ऐसे निकल जाएंगे, ये भेजा ऐसे निकल जाएंगे, यहाँ भेजा ऐसे, यहाँ भेजा आपने प्रकाश किरणें ऐसे निकल जाएंगी। तो प्रकाश किरणें फैल रही हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। ओके, अच्छा, जैसे कि आपका मान लीजिए, जैसे कि आपका डेंटिस्ट है, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं ना, उनको डेंटिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट हो गया, या जो कान के डॉक्टर होते हैं, वो लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग इनके अंदर वाले पार्ट को देखने के लिए दर्पण का यूज करते हैं। कौन दर्पण का यूज करते हैं, सर उत्तल, अवतल, समतल। समतल तो नहीं हो सकता, उत्तल अवतल, कंफ्यूजन है। तो याद रखो, अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम पास में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु को पास रखते हैं, प्रतिबिंब बहुत बड़ा अनंत पर बनता है। इसीलिए तो जब जैसे मान लो कोई रॉड है, यहाँ मैंने दर्पण लगाया, अब मान लो अपने दांत का पीछे वाला पार्ट देखना है, तो ऐसे पास ले जाऊंगा तो इसका मतलब कौन दर्पण होगा, मुझे दांत का पीछे वाला पार्ट देखना मतलब बड़ा दिखना चाहिए, और वस्तु पास में। और जब वस्तु पास में हो, याद करो, जब वस्तु कहाँ पे हो, पास में होती है, तो उसका प्रतिबिंब देखो कैसा बनता है, वस्तु पास में, प्रतिबिंब कैसा बना है, बड़ा। तो इसलिए हम लोग वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन दर्पण का, अवतल दर्पण का। और जहां पे छोटा वहां पे उत्तल दर्पण का। जैसे हमारी टेबल होती है पढ़ने वाली, जो टेबल होती है उस पे हम क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को सिकोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रकाश किरणों को सिकोड़ता, ताकि आप देखो जब टेबल का जो लैंप होता है, जो टेबल में हम लोग लाइट लगाते हैं पढ़ने के लिए, हमें चाहते हैं कि पूरे रूम में लाइट ना फैले, तो लाइट को सिकोड़ना है। लाइट को सिकोड़ना तो कौन दर्पण, अवतल। लेकिन वहीं पर जो हमारे गांव घरों में, गली में एक लैंप लगा होता है, खंबे में ट्यूबलाइट लगी होती है, जो भी लगा होता है लाइट वेट, तो उसका क्या, उसमें कौन दर्पण, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि हमारा वहां मकसद है कि पूरा दूर तक रास्ता कवर हो, तो फैलाना है, और प्रकाश किरणों को फैलाना है, तो प्रकाश किरणों को फैलाने का काम कौन करता है, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, बड़ा सिंपल सा होता है समतल दर्पण का प्रयोग, दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए होता है, हाँ, तो वहां पे समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमारे पास आती हैं। खैर, गोलीय दर्पण एवं वक्रता के बीच संबंध क्या होता है, ये सब तो आपको आता ही है, F बराबर R/2 या R बराबर 2F। तो ये हमारे पास हो जाती है क्लास। तो आपके यहाँ पे हमने आपका पूरा दर्पण का चैप्टर कर दिया भैया, खत्म। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है रिवीजन। ओके, अब आपको रिवीजन करिएगा, चाहे वीडियो को आप 2x पे देखिए, 5x पे देखिए, लेकिन आप पूरे कंसेप्ट को रिवीजन करिएगा। अगली जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम और आप मिल करके दर्पण को, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका जो PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको सारा सॉल्व करेंगे। पिछले जितने भी 5 सालों में क्वेश्चन, 5 साल बहुत इनफ होता है, इतने में हमारा रिवीजन पूरा हो जाएगा। तो 5 साल में जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए होंगे थ्योरेटिकल, वेरी शॉर्ट लॉन्ग, उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में फिर एक क्लास हम लोग और लेकर के आएंगे जिसमें हम प्रॉपर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो इस तरीके से एक चैप्टर पे 3 क्लास होगी और सारा का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो भी क्लास हो उससे आप कंटिन्यू करें। और हाँ, आप अपने दोस्तों में जरूर से मेरी बातों को शेयर करें, मेरी वीडियो को पहुंचाएं, मेरी क्लास को पहुंचाएं, ताकि मैं उस हर बच्चे तक पहुंच सकूं जिसको मेरी आवश्यकता है। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक आप अपना सभी ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें मस्त तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ओके, याद रखिएगा रिवीजन करके आना है।